नमस्कार विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे हिंदी व्याकरण का जो पहला टॉपिक होता है, उसका नाम है वर्ण विचार। थंबनेल में देखिए लिखा हुआ है वर्ण विचार, तो इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो वर्ण विचार को विद्यार्थियों उस प्रकार से तैयार करेंगे कि किसी भी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आ जाए, हमारा सवाल गलत नहीं होना चाहिए। तो इसको कैसे तैयार करेंगे विद्यार्थियों? ऑफलाइन और ऑनलाइन में थोड़ा अंतर होता है। ऑफलाइन में थोड़ा समय ज्यादा लगता है और ऑनलाइन में हम अगर पीपीटी मोड पर आपको पढ़ा रहे हैं तो इसमें बहुत कम समय में आपका कवर हो सकता है, या जैसे आपने पहले पढ़ा हुआ है अगर वर्ण विचार, तो आप इसको रिवीजन की दृष्टि से भी देख सकते हैं। लेकिन जो पहली बार पढ़ रहा है तो उसको भी सारे कंटेंट मिलने चाहिए। तो वर्ण विचार से अगर आप सबसे पहले तो एक काम कीजिए, इसके नोट्स बनाइए और ऐसे नोट्स बनाओ विद्यार्थियों अपने हिसाब से। हमेशा जो नोट्स होते हैं वो स्टूडेंट के खुद के होते हैं, टीचर के नोट्स हमेशा कॉपी नहीं होते। टीचर केवल आपको एक बताता है, समझाता है। तो देखिए आप अपने हिसाब से नोट्स बना लेना, एक तो डिटेल्स में नोट्स बना लेना और उसके बाद में एक शॉर्ट में नोट्स बना लेना। तो देखिए आज हम चर्चा करते हैं, हमारा जो पहला टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम क्या विद्यार्थियों? वर्ण विचार है। और वर्ण विचार में सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, इसकी परिभाषा के ऊपर बात करेंगे। तो वर्ण कहते हैं किसे हैं? देखिए, भाषा की लिखित सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड नहीं किए जा सकते हो उसे वर्ण कहते हैं। यानी कि हिंदी भाषा की जो सबसे न्यूनतम इकाई होती है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उसे कहते हैं वर्ण कहते हैं। हालांकि मैंने जब इससे पहले एक लेक्चर हो चुका है सामान्य जानकारी का, उसके ऊपर हमने चर्चा की थी। उस समय आपको समझा दिया था कि वर्ण क्या होता है। लेकिन फिर भी जब एक पूरा टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो जब पूरा टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसमें से वर्ण किसे कहते हैं जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण कहते हैं विद्यार्थियों। आगे देखिए, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। और दो में देखिए, एक तो होते हैं स्वर, एक क्या होते हैं? स्वर होते हैं। और एक होते हैं व्यंजन। एक तो स्वर होते हैं और एक व्यंजन होते हैं। हिंदी की लिपि की बात करें तो हिंदी की लिपि का नाम है देवनागरी। और देवनागरी लिपि में जो स्वरों की संख्या बताई गई है वो 11 बताई गई है। कितनी बताई गई विद्यार्थियों? 11 बताई गई है। और अगर व्यंजनों की बात करें तो व्यंजनों की संख्या 33 बताई गई है। कितनी बताई गई है? 33। लेकिन इससे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि स्वर कहते किसे हैं। तो मैंने तुलनात्मक दृष्टि से दोनों में अंतर लिख दिया है। एक तरफ तो स्वर के बारे में बताया गया है और एक तरफ व्यंजन के बारे में बताया गया है। तो एक एक को देख लेते हैं हम। सबसे पहले, वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय वायु मुख से बिना रुकावट के बाहर निकल जाती हैं उन्हें स्वर ध्वनियां कहते हैं। देखिए दोनों में मोटा मोटा अंतर एक बार सुन लीजिए, फिर मैं इस पीपीटी को पढ़ के सुना दूंगा आपको। देखिए, स्वर किसे कहते हैं? जिनका हम स्वतंत्र रूप से उच्चारण कर पाते हैं वो स्वर कहलाते हैं, और जिनका स्वतंत्र रूप से उच्चारण नहीं कर पाते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, और बाकी इनमें जो जो अंतर है उन सबको देख लेते हैं। स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण करने में भीतर से आने वाली वायु मुख विवर के बिना अवरोध या बिना बाधा के बाहर निकल जाती हो। जैसे हम स्वरों को बोलते हैं तो किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं होती है, तो उसे कहते हैं स्वर। और दूसरी परिभाषा देख लेते हैं इसकी, यानी कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में अन्य किसी वर्णों की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात स्वरों का उच्चारण करने में हमें व्यंजनों की आवश्यकता नहीं होती है, तो उसे कहते हैं स्वर। लेकिन एक आगे और देखिए, अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? स्वरों का उच्चारण देर तक किया जा सकता है, व्यंजनों का उच्चारण देर तक नहीं किया जा सकता। लेकिन इन स्वरों का जो एक अपवाद मिलता है वो री स्वर मिलता है। कौन सा मिलता है? री स्वर मिलता है। और विद्यार्थियों, जब तक मैं इसको समझा रहा हूं आप एक कमेंट कर दीजिए कि स्वरों की संख्या जो 11 होती है, 11 स्वर कौन कौन से होते हैं, टाइप कर दीजिए जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए। आगे देखो, जितने भी स्वर होते हैं वो सघोष होते हैं, और सघोष का ही दूसरा नाम मिलता है घोष। क्या नाम मिलता है? घोष। अब ये सघोष अघोष क्या होते हैं उसके ऊपर तो हम आगे चर्चा करेंगे। सामान्यतः मैं यहाँ बता देता हूँ, जो हमारा स्वर तंत्री है, जो ना अगर उसमें गूंज होती है तो उसको सघोष कहते हैं, और गूंज नहीं होती है तो उसको अघोष कहते हैं। इसी प्रकार जितने भी स्वर होते हैं ये अल्पप्राण होते हैं। क्या होते हैं? अल्पप्राण होते हैं। अब अल्पप्राण और महाप्राण आगे हम चर्चा करेंगे जब व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे उस समय। तो अल्पप्राण तो कहते हैं जिनका उच्चारण करते समय थोड़ी मात्रा में वायु बाहर निकलती है, उसे अल्पप्राण कहते हैं। और अधिक मात्रा में वायु बाहर निकलती है तो उसे महाप्राण कहते हैं। तो स्वर विद्यार्थियों अल्पप्राण होते हैं। मात्रा केवल स्वरों की होती है, व्यंजनों की नहीं होती, ध्यान रखना। इसी प्रकार री स्वर को शुद्ध स्वर नहीं माना जाता, क्योंकि इसका प्रयोग री की भांति होता है, इसलिए। और देखिए,
ये स्वर के बारे में हो गया विद्यार्थियों। और देखिए अब हम पढ़ लेते हैं व्यंजन के बारे में। कि व्यंजन कहते हैं किसे? व्यंजनों की संख्या 33 होती है, इसके बारे में तुलनात्मक दृष्टि देख लेते हैं। यानी कि वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय वायु बिना रुकावट के बाहर नहीं निकलती हो, उसे कहते हैं व्यंजन। उसे क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। और वे वर्ण जिनके उच्चारण में अन्य किसी वर्ण यानी कि स्वरों की आवश्यकता होती है, उसे कहते हैं व्यंजन। और देखिए संघर्षी व्यंजनों को छोड़कर शेष का उच्चारण देर तक नहीं किया जा सकता। मैंने बताया ना, स्वरों का उच्चारण तो देर तक किया जा सकता है, लेकिन व्यंजनों का उच्चारण देर तक नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार देखिए व्यंजन घोष और अघोष दोनों होते हैं, यानी कि उभयविध होते हैं। उभय का मतलब होता है दोनों। क्या होता है? दोनों होता है। देखिए एक तो शब्द होता है विद्यार्थी उभय, क्या होता है? उभय। और एक होता है अभय। भय का मतलब डर और अ का मतलब नहीं। तो जो निडर के लिए जो शब्द यूज आता है वो कौन सा आता है? अभय आता है। लेकिन उभय का मतलब होता है दोनों। क्या होता है? दोनों। तो इसी प्रकार देखिए अल्पप्राण और महाप्राण भी होता है व्यंजन, दोनों में जाता है। अल्पप्राण और महाप्राण यानी कि उभयविध होते हैं। लेकिन अगर स्वरों में बात की थी हमने तो केवल अल्पप्राण के अंतर्गत जाते हैं। आगे देखो व्यंजनों की मात्रा नहीं होती, स्वरों की मात्रा होती है, ध्यान रखना। शुद्ध व्यंजन हल या हलंत वाला होता है। जो भी व्यंजन जब शुद्ध लिखते हैं हम तो उसके नीचे हलंत लगा रहता है। और कल परसों की जब क्लास हुई थी इससे पहले, उस क्लास में हमने आपको बताया था हल या हलंत क्या होता है। देखिए जैसे माना कि ये व्यंजन लिखा हुआ है और इसके नीचे की तरफ ये जो तिरछी रेखा खिंची हुई है, इसी को कहते हैं हल या हलंत कहते हैं। आगे देखो व्यंजनों को बोलते समय अस्वर की आवश्यकता होती है। अगर आप शुद्ध व्यंजन बोलना चाहते हो, जिस प्रकार जैसे माना कि ये क लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? इसमें हलंत वाला क और अ छुपा हुआ है, तो अ स्वर छुपा रहता है। तो यही तो कह रहा है व्यंजनों को बोलते समय अ स्वर छुपा हुआ रहता है। आगे देखिए अब स्वर और व्यंजन के बारे में हमने तुलनात्मक दृष्टि से तो देख लिया। अब जो वर्ण दो प्रकार के होते हैं स्वर और व्यंजन, अब हम स्वर के बारे में चर्चा करेंगे। स्वर के बारे में बड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। स्वर के बारे में पहले सामान्य जानकारी लेंगे, फिर स्वरों का जो वर्गीकरण किया जाता है अलग अलग आधार पर, कौन कौन से आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है उसको देखेंगे। और फिर उसके बाद में हम व्यंजन पढ़ेंगे, व्यंजन के बारे में सामान्य जानकारी लेंगे और सामान्य जानकारी लेने के बाद में उसका वर्गीकरण और फिर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बच जाते हैं तो उनके ऊपर चर्चा करेंगे। और उसी के साथ ये वर्ण विचार वाला चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। आगे देखो, देखिए सबसे पहले स्वर किसे कहते हैं? तो स्वर शब्द का अगर टुकड़ा करें तो सुधन अर होता है। क्या होता है? सुधन अर होता है। और ये यण स्वर संधि का उदाहरण है। किसका है? यण स्वर संधि का उदाहरण है स्वर शब्द। स्वर शब्द में संधि कौन सी है? यण संधि, ध्यान रखना। अब स्वर की परिभाषा अभी वापस यहाँ लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अभी तुलनात्मक दृष्टि से मैंने पढ़ाई थी। लेकिन हम वैसे मौखिकली बोल देते हैं कि मौखिक क्या होती है इसकी। देखिए स्वर किसे कहते हैं? यानी कि ऐसे वर्ण जिनका हम स्वतंत्र रूप से उच्चारण करते हैं, जिनको बोलते समय किसी अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात व्यंजनों की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक है, स्वरों का उच्चारण अधिक समय तक किया जा सकता है। तो कितनी सारी परिभाषा निकल के आ गई है विद्यार्थियों। जैसे अगर हमें डायरेक्ट अगर परिभाषा नहीं लिखनी है, केवल 4 विकल्प के अनुसार परिभाषा का चयन करना हो तो भी हम आसानी से कर लेते हैं। आगे देखो मात्रा, मैंने बताया स्वरों की मात्रा होती है, व्यंजनों की मात्रा नहीं होती है। तो यह मात्रा किसे कहते हैं? देखिए स्वरों की संख्या तो 11 मानी गई है और मात्राओं की संख्या 10 मानी गई है। कितनी मानी गई है? 10 मानी गई है। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, जब स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ मिलकर किया जाता है तब उनका स्वरूप बदल जाता है और उन्हें ही क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। या तो इस परिभाषा को याद कर लो आप, नहीं तो फिर ये दूसरी परिभाषा याद कर लो। यानी कि स्वरों के उच्चारण करने में जो टाइम लगता है, जो समय लगता है, उसे मात्रा कहते हैं। या फिर इसको याद नहीं करो तो फिर ये वाली याद कर लो कि स्वरों का जो वास्तविक रूप है उसे ही मात्रा कहते हैं विद्यार्थियों। तो एक जो मात्रा शब्द है कि परिभाषा की बात करें तो आपको इस पीपीटी में तीन परिभाषाएं दिखाई दे रही है। जो आपको सरल लगे उसको आप याद कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो आप इसको याद कर लो। स्वरों का जो वास्तविक रूप है उसी को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। और इससे और भी सरल याद करना चाहो तो स्वरों को बोलने में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। और बाकी पहली वाली करना चाहो तो आपकी इच्छा है। ऐसा कौन सा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है? तो अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती विद्यार्थियों। ये 11 स्वर कौन कौन से होते हैं अभी तक आपने कमेंट नहीं किया है, कमेंट करके बता दीजिए। अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ, ये 11 स्वर होते हैं। इनमें से जो अ स्वर होता है ना,
इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। आगे देखते हैं, इस सामने कुछ स्वर लिखे हुए हैं आपके सामने, आगे देखिए। हिंदी के जो स्वर है और उनकी मात्राएं कैसी कैसी होती है वो आपके सामने लिखा हुआ है। तो देखिए, उच्चारण करना भी सही सीखिए, इनका उच्चारण कैसे किया जाता है, क्योंकि कई विद्यार्थी अ को तो ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अ को ए बोल देते हैं, जो कि गलत है। शुद्ध उच्चारण करना सीखो विद्यार्थी। हमने बचपन में कैसी हिंदी सीखी उससे कोई मतलब नहीं है। अब हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो कल को कुछ विद्यार्थी अध्यापक भी बनेंगे और वो इसी प्रकार उच्चारित करेंगे, तो आगे स्टूडेंटों को भी उसी हिसाब से पढ़ाएंगे वो। तो कम से कम हमने जो गलतियां हमने कर दी, आगे हमारी आने वाली पीढ़ी वो तो ना करे कम से कम। अगर हम बचपन में सही तरीके से हिंदी पढ़ते तो आज हमें हिंदी पढ़ने की पुनः आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि वही तो हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं जो हम शुरू से पढ़ते आए हैं। ठीक है, लेकिन उस समय हमने हिंदी को इतना वेटेज दिया नहीं, अब देना पड़ रहा है, क्योंकि हिंदी का रोल कितनी सारी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिनमें बढ़ गया है। ऐसी कोई प्रतियोगी परीक्षा नहीं है, कोई इक्की दुक्की छूट जाए वो बात अलग है, जिनमें हिंदी से संबंधित सवाल नहीं आता हो। और धीरे धीरे हिंदी से जो सवाल आते हैं उनका लेवल बढ़ता ही जा रहा है, घट नहीं रहा है, बढ़ रहा है विद्यार्थियों। देखिए, जैसे ए स्वर होता है, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इस प्रकार उच्चारित कीजिए आप। क्या है? तो है अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इस प्रकार 11 स्वर होते हैं। और देखिए, इनमें से जो ए स्वर है ना, इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। आ स्वर है तो आ स्वर की मात्रा इस टाइप की होती है एक, और छोटा ई, देखिए ई है, या इसको आप लघु ई भी कह सकते हैं, हसु ई भी कह सकते हैं। तो इसकी मात्रा होती है इस टाइप से, देखिए ये मात्रा है इसकी। और बड़ा ई जिसको बोलते हैं, दीर्घ ई कहते हैं, इसकी मात्रा ऐसी होती है, ये लिखा हुआ है आपके सामने। ऊ, छोटा ऊ की मात्रा कैसी होती है? ये वाली होती है। और बड़ा ऊ वाली मात्रा कैसी होती है? ये वाली होती है। री की मात्रा कैसी होती है? सी की तरह। जैसे हम लिखते हैं ना, कृषि शब्द लिखते हैं, जैसे माना कि यहाँ लिख दिया कृषि शब्द, तो कृषि शब्द में ये जो सी की तरह नीचे लगा रखी है, इसको बोलते हैं री की मात्रा। जैसे कृषक शब्द लिखेंगे, यहाँ लिख देता हूं कृषक शब्द, कृषक शब्द में जो मात्रा लगाई है वो री की मात्रा लगाई है। ये ए की मात्रा है विद्यार्थियों, इसकी ए की। और ये आगे वाला जो स्वर है ना, आई है ये, और इसकी मात्रा इस टाइप की होती है, डबल डंडा वाली होती है। और ये ओ स्वर है, तो ओ स्वर की मात्रा ये वाली होती है। और औ स्वर, ओ स्वर में ये दो डंडे आते हैं विद्यार्थियों, क्या आते हैं? दो डंडे आते हैं, ध्यान रखना। और इस टाइप से होती है ओ। हालांकि ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं, हो सकता है आपको इसकी नॉलेज भी होगी। आगे देखते हैं विद्यार्थियों, आगे देखिए, कुछ नोट डाल के लिखा हुआ है कि री का दीर्घ रूप री होता है। री जो स्वर होता है का दीर्घ रूप जो बनता है वो दीर्घ री, देखिए इस टाइप का होता है, जो संस्कृत में होता है। हिंदी में ऐसा री आपको देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा स्वर। ये तो देखने को मिलेगा आपको, लेकिन ये वाला हिंदी में नहीं मिलेगा। ये संस्कृत का स्वर है, हिंदी में केवल इसकी मात्रा का प्रयोग होता है। अब देखिए, छोटा री की मात्रा तो कैसी थी? ऐसी सी की तरह थी। और बड़ा री की मात्रा कैसी हो जाएगी? टाइप से हो जाएगी। जैसे कैसे प्रयोग करेंगे? कई बार जैसे अभी आपने कृषक में प्रयोग किया, क्या किया? कृषक में प्रयोग किया, जब तो आपने एक केवल सी की भांति लगा दिया। लेकिन दीर्घ री की मात्रा कैसी होती? ये वाली होती। अब इसका प्रयोग कहां पर होता है? जब हम दीर्घ स्वर संधि पढ़ते हैं तो उसमें उदाहरण आते हैं, जैसे पितृण, तो इस टाइप का लगा हुआ रहता है, पितृण, मातृण, भ्रातृण, ऐसी मात्राएं लगी हुई रहती है। तो ये ऐसी मात्रा अगर आपको जहां दिख जाती है तो ये मान लेना कि दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है वो शब्द। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? स्वर पढ़ रहे हैं, और स्वर में मात्राओं के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। मात्राओं की जो संख्या होती है वो 10 होती है विद्यार्थियों। कितनी होती है? 10। बल्कि स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। तो फिर ये स्वर का वास्तविक रूप ही क्या कहलाता है? मात्रा कहलाता है। तो फिर ये अंतर कैसे आ गया? तो ये जो अस्वर होता है ना, इसकी कोई मात्रा नहीं होती। आगे देखिए, हिंदी में अंग्रेजी भाषा का एक आगत स्वर भी है, जो कि अंग्रेजी के ओ से बना है। अंग्रेजी के ओ से इस टाइप का बना है, जिसपे आधा चंद्र बिंदु जैसा लगा रहता है। मतलब हिंदी का आ जिसके ऊपर आधा चंद्र बिंदु लगा दिया तो ओ की भांति होता है, जो कि अंग्रेजी का ओ जो स्वर है, वोवल है, उससे बना है। देखिए, जैसे डॉक्टर, कॉलेज, रॉकेट, पॉकेट, इनके ऊपर लगा हुआ रहता है ना, इस टाइप का होता है। इसे अर्ध चंद्र बिंदु भी कहते हैं। इसी प्रकार देखिए, एक लिरी स्वर भी होता है।
कौन सा स्वर होता है? लिरिक स्वर होता है, लेकिन हिंदी में नहीं होता विद्यार्थियों, ये किस में होता है? संस्कृत में होता है। किसमें होता है? संस्कृत में होता है। आगे देखिए, अगर हम हिंदी के स्वरों का वर्गीकरण करें तो हिंदी के स्वरों का वर्गीकरण विद्यार्थियों अलग अलग आधार पर किया जाता है। इससे पहले जब आप वर्गीकरण की बात करें तो मैं इसको समझा देता हूं एक चार्ट के जरिए, कि यहां तक तो अपना हो गया था। देखिए, ये हो गया विद्यार्थियों। अब ये जो ओट के आधार पर पढ़ेंगे ना, इससे पहले हम एक खाली पेज ले लेते। इसमें स्वरों का वर्गीकरण है वो अलग अलग आधार पर किया जाता है। या अलग अलग आधार कौन कौन से हैं स्वरों के वर्गीकरण के, तो जान लेते हैं। स्वरों का जो वर्गीकरण किया जाता है वो अलग अलग आधार पर किया जाता है। स्वरों का वर्गीकरण अलग अलग आधार पर किया जाता है। जैसे एक तो पढ़ेंगे हम स्वरों को उच्चारण मात्रा के आधार पर, या फिर उच्चारण स्थान ले लेते हैं। सबसे पहले उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों को पढ़ते हैं। उच्चारण स्थान का मतलब है जो हमारी स्वर तंत्री है, इसमें उच्चारण इनका कहां से होता है उसके आधार पर पढ़ते हैं। और एक पढ़ते हैं उच्चारण मात्रा के आधार पर। उच्चारण मात्रा के आधार पर स्वरों को पढ़ेंगे तो उच्चारण मात्रा के आधार पर जो स्वर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। इसी प्रकार एक पढ़ते हैं ओष्ठाकृति के आधार पर, होठों की आकृति के आधार पर कौन कौन से स्वर होते हैं। एक पढ़ते हैं मुखाकृति के आधार पर, के आधार पर मुखाकृति के आधार पर स्वर कौन कौन से होते हैं, इनका वर्गीकरण जब पढ़ते हैं तो इसमें पढ़ना होता है। इसी प्रकार एक जीव की सक्रियता के आधार पर पढ़ते हैं कि जीव, जीव की जगह पर आपको जीवा शब्द भी लिखा मिला सकता है, तो जीव की सक्रियता के आधार पर या जीव की क्रियाशीलता के आधार पर भेद पढ़ते हैं। तो ये कौन कौन से होते हैं इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो आधार है इसके वर्गीकरण का वो लिखा हुआ है। हिंदी के स्वरों का जो वर्गीकरण है वो निम्नलिखित आधारों पर किया जाता है, और उसमें से जो पहला अगर हम बात करें तो ओष्ठाकृति के आधार पर पढ़ना चाह रहे हैं। मतलब इन स्वरों को जो 11 स्वर है ना, अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ, इनको जब हम उच्चारित करते हैं तो हमारे होठों का आकार कैसा कैसा बनता है उसके आधार पर वर्गीकरण की बात कर रहे हैं। तो देखिए, ये आपको होठ दिखाई दे रहे हैं, इन होठों का आकार कैसा कैसा बनता है। तो होठों का आकार विद्यार्थियों ओष्ठाकृति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, वृत्ताकार और अवर्ताकार। कौन कौन से होते हैं? एक तो वर्ताकार होता है और एक अवर्ताकार होता है। लेकिन इनके अन्य नाम भी मिल जाते हैं, जैसे वर्तुलित नाम मिल जाता है या वर्तमुखी नाम मिल जाता है, या फिर अवर्ताकार कोई अवर्तुलित या अवृतमुखी कह देते हैं। अब होते क्या है ये देखिए, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय होठों का आकार वृत्त की भांति गोल हो जाता हो। वृत्त कैसा होता है विद्यार्थियों? गोल होता है। वृत्त कैसा होता है? गोल होता है। तो जिन स्वरों को बोलते समय हमारे होठों का आकार गोल हो जाता है उसको हम वर्ताकार कहते हैं। और ऐसे स्वर जिनको बोलते समय हमारे होठों का आकार गोल ना होकर अन्य आकार में हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं अवर्ताकार। क्या बोलते हैं? उसे अवर्ताकार कहते हैं। और जो वर्ताकार के उदाहरण हैं इसमें कौन कौन से आएंगे? इसमें 4 आएंगे विद्यार्थियों, उ ओ औ। तो बोलिए आप भी, जैसे उ ओ औ। तो हमारे ओठों का आकार कैसा हो रहा है? गोल हो रहा है विद्यार्थियों। लेकिन इनको जब हम बोलेंगे जैसे अ आ ई ए ऐ और री, जब इनको उच्चारित करते हैं तो हमारे ओठों का आकार गोल नहीं होता है बल्कि अन्य आकार में हो जाता है, इसलिए इनको हम कहते हैं अवर्ताकार। आगे देखिए, इसी प्रकार जो अस्वर है, अस्वर का उच्चारण में हमारे जो होठ है वो उदासीन रहते हैं विद्यार्थियों, किसी प्रकार की कोई ज्यादा क्रिया नहीं करते हैं, अतः इसे उदासीन स्वर भी कहते हैं। तो इन 11 स्वर में से जो उदासीन स्वर माना गया है वो कौन से स्वर को माना गया है? 4 विकल्प में मिलते हैं, अ आ ई उ। बताओ कौन सा? तो अ को, अ स्वर कौन सा स्वर होता है? उदासीन स्वर होता है। विद्यार्थियों आपको ये क्लास कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो कमेंट्स करके जरूर बताइए विद्यार्थियों। आपके टॉपिक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है वो भी आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। आगे देखिए, इसी प्रकार एक आधार तो हो गया उच्चारण सॉरी ओष्ठाकृति के आधार पर, और एक दूसरा बात करें कि और कौन सा आधार है इसका, तो उच्चारण मात्रा के आधार पर। उच्चारण मात्रा का मतलब है काल, समय। मात्रा का मतलब यहां लिया गया समय से, काल से, यानी कि इनको बोलते समय जो समय लगता है उसके आधार पर। तो स्वरों को जब बोलते हैं अगर थोड़ा समय लगता है तो उनको एक मात्रिक स्वर कहते हैं,
उनसे ज्यादा लगता है तो द्विमात्रिक कहते हैं, उनसे ज्यादा लगता है तो त्रिमात्रिक कहते हैं। तो इसके आधार पर 3 होते हैं, और ये 3 कौन कौन से होते हैं इनको हम देख लेते हैं। पहला देखिए, हमारा जो आधार है वो क्या है, उच्चारण मात्रा की जगह पर आपको शब्द मिल सकता है कालमान, या केवल काल मिल सकता है, क्योंकि काल का मतलब ही समय होता है, टेंस जिसको आपने पढ़ा होगा। इसी प्रकार अवधि मिल सकता है और समय मिल सकता है। इसके आधार पर देखिए, जब युग्मक शब्द हम पढ़ते हैं तो उसमें 2 शब्द हमेशा आते हैं। एक तो आता है विद्यार्थियों अवधि, क्या आता है, अवधि आता है, और एक आता है ये वाला अवधि। एक में छोटा ई की मात्रा है और एक में बड़ा ई की मात्रा है। छोटा ई और बड़ा ई से हम सरल तरीके से समझ सकते हैं, लेकिन इसको छोटा ई और बड़ा ई बोलना गलत होता है, क्योंकि इस टाइप से अगर इस कंपटीशन की तैयारी हम कर रहे हैं, इसको भी अभी छोटा ई बड़ा ई बोल रहे हैं। हाँ, लघु ई कह सकते हैं और दीर्घ ई कह सकते हैं। तो ये जो दीर्घ ई जिसमें प्रयुक्त हुआ है, इसका मतलब तो एक भाषा विशेष है। अवध की जो भाषा है वो कौन सी है, अवधि है। तो ये तो भाषा विशेष के लिए आया विद्यार्थियों। और यहाँ पर जो अवधि आया है ये समय के लिए आया है। ये किसके लिए आया है, समय के लिए आया है। ये कई भर्ती योगी परीक्षाओं में विद्यार्थियों शब्द युग्मक में पूछा जाने वाला सवाल है, और हर एग्जाम में आता है। ये मान लीजिए हर साल हर महीने अगर कोई एग्जाम हो रहा है और जिसमें हिंदी पूछी जा रही है, और उसमें अगर युग्मक शब्द आपके सिलेबस में दिया हुआ है, तो यहाँ से सदैव सवाल बनता है। देखिए, एक मात्रिक या मूल स्वर भी कहते हैं, इसको ह्रस्व स्वर भी कहते हैं, या एकल स्वर भी कहते हैं, या लघु स्वर भी कहते हैं। मैंने बताया ना आपको। देखिए, इसको वापस मैं बता दे रहा हूं आपको कि उच्चारण मात्रा या कालमान या अवधि या समय के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है। इसके आधार पर 3 प्रकार के स्वर होते हैं, और 3 प्रकार के स्वर कौन कौन से होते हैं। एक तो होते हैं एक मात्रिक स्वर। कौन से होते हैं, एक मात्रिक स्वर होते हैं। और दूसरा होता है विद्यार्थियों द्विमात्रिक स्वर। कौन से होते हैं, द्विमात्रिक स्वर होता है। और तीसरा होता है त्रिमात्रिक स्वर। क्या होता है, त्रिमात्रिक स्वर होता है। तो ऐसे स्वर जिनको बोलने में एक मात्रा के बराबर का समय लगता है उसे एक मात्रिक कहते हैं, और ऐसे स्वर जिनको बोलने में 2 मात्रा के बराबर का समय लगता हो उसे क्या कहते हैं, द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। और ऐसे स्वर जिनको बोलने में 3 मात्रा के बराबर का समय लगता हो उसे त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। अब देखिए, एक मात्रिक की जगह पर आपको जो नाम मिलेगा वो ह्रस्व स्वर मिल सकता है, आपको मूल स्वर मिल सकता है, आपको लघु स्वर मिल सकता है, और इनकी संख्या होती है 4। कितनी होती है, 4। आगे डिटेल चर्चा करेंगे। इसी प्रकार द्विमात्रिक जो स्वर है इसको विद्यार्थियों दीर्घ स्वर भी कहते हैं, इसको गुरु स्वर भी कहते हैं, इसको संदेह स्वर भी कहते हैं। ऐसे और भी नाम मिल जाएंगे। फिर इनके और उपभेद होते हैं। दीर्घ स्वर के और भी 2 उपभेद निकल जाएंगे। 2 कौन कौन से निकलेंगे, एक तो निकलेगा विद्यार्थियों संधि स्वर। कौन सा निकलेगा, संधि स्वर निकलेगा। और एक निकलेगा संयुक्त स्वर। कौन सा निकलेगा, संयुक्त स्वर निकलेगा विद्यार्थियों। तो संयुक्त स्वर के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। और एक होता है तो चौथे नंबर पे, चौथा होता है नहीं विद्यार्थी, 3 ही होते हैं। तीनों त्रिमात्रिक जो स्वर है इसको प्लुत स्वर कहते हैं। तो क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। अब इसको हम डिटेल से जान लेते हैं। डिटेल से देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है द्विमात्र। 1 मिनट, ये एक मात्रिक वाले को पहले समझा देता हूं। जिनके उच्चारण में समय कम लगता हो उसे एक मात्रिक कहते हैं। और एक मात्रिक में कौन कौन से स्वर आएंगे, अ, ई, उ और री, ये 4 होते हैं। तो आपसे पूछा जाए लघु स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो लघु स्वरों की संख्या कितनी बतानी है आपको, 4। एकल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो भी 4। और ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4। और मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4। और एक मात्रिक स्वरों की संख्या भी कितनी हो जाती है, 4। और ये 4 कौन कौन से हैं, अ, ई, उ और री। अब इसको ऐसे याद कर लो, छोटा अ, छोटा ई, छोटा उ और छोटा री। तो कैसे भी आप याद करो, ये याद होना चाहिए। आगे देखते हैं। इसी प्रकार दूसरा जो होता है द्विमात्रिक स्वर होता है, और द्विमात्रिक का दूसरा नाम मिल सकता है आपको दीर्घ स्वर, या फिर इसको गुरु स्वर कहते हैं, या इसी को हम संदेश स्वर कहते हैं। और इनकी संख्या विद्यार्थियों 7 होती है। अब 11 स्वर में से जो 4 है वो तो मूल में चले गए, और बाकी जो भी बचे वो द्विमात्रिक में चले जाते हैं। देखिए, जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा अधिक समय लगता हो उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं या द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। इसके 2 उपभेद होते हैं। कितने उपभेद होते हैं, 2 अभी बताया था आपको। एक तो संधि स्वर होता है और एक संयुक्त स्वर होता है। जो संधि स्वर है विद्यार्थियों वो कौन कौन से हैं,
आ ई ओ उ। संधि स्वर कहते किसे हैं? संधि स्वर विद्यार्थियों जो सहजातीय ह्रस्व स्वरों के योग से बनते हैं उन्हें संधि स्वर कहते हैं। और संयुक्त स्वर कहते किसे हैं? जो विजातीय स्वरों के योग से बनते हैं। अब सहजातीय स्वर किसे कहते हैं? तो सहजातीय स्वर का मतलब है जो एक ही जाति के स्वर होते हैं उनको सहजातीय कहते हैं। और जो विजातीय का मतलब क्या होता है? अलग अलग जाति के जो स्वर होते हैं और जब वो मिलते हैं तो उनको विजातीय स्वर कहते हैं। संधि शब्द की बात करें तो संधि शब्द विद्यार्थियों संस्कृत भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। आगे देखिए, जब त्रिमात्रिक स्वर की बात करें हम, जब प्लुत स्वर की बात करें तो प्लुत स्वर किसे कहते हैं? त्रिमात्रिक स्वर उनको कहते हैं जिनको बोलने में 3 मात्रा के बराबर का समय लगता है, उसे त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या मिलता है? प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर की एक और परिभाषा ये निकल के आ जाती है कि जिन स्वरों को उच्चारित करने में लघु या दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है तो उनको कहते हैं प्लुत स्वर कहते हैं। देखिए, त्रिमात्रिक या प्लुत स्वर इसे संस्कृत में वैध माना गया है, हिंदी में नहीं। लेकिन हिंदी में इसके उदाहरण पूछे जाते हैं विद्यार्थी, ध्यान रखना। प्लुत जो शब्द है यहाँ पर, इस प्लुत शब्द का अर्थ होता है उछलता हुआ। क्या होता है? उछलता हुआ। स्वरों के आगे 3 का अंक लिख देने से वो प्लुत हो जाते हैं। जैसे आपने इस प्रकार का लिखा होगा ओम टाइप से देखा होगा आपने। ये प्लुत स्वर का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? प्लुत स्वर का उदाहरण है। देखिए, इसे दूर से पुकारने या रोने, गाने और चिल्लाने में इसका प्रयोग होता है। तो त्रिमात्रिक स्वरों का प्रयोग कहाँ होता है? जब किसी को पुकारा जाता हो, किसी को आवाज मारी जाती हो, गाना गाने में या रोने में, ऐसे प्रयोग करते हैं, या चिल्लाने में। संस्कृत भाषा के जब मंत्रों का उच्चारण किया जाता है तो उनमें प्लुत स्वरों का प्रयोग होता है। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। ये बात मैंने आपको समझा दी। और नोट, इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। ऊपर लिखा हुआ है त्रिमात्रिक बोलो चाहे प्लुत स्वर बोलो, बात एक ही है। सभी स्वरों का अधिक समय तक उच्चारित करके प्लुत स्वर बनाया जा सकता है। देखिए विद्यार्थियों, 11 स्वर होते हैं। 11 स्वर होते हैं। 11 में से 4 तो हमने ले लिए, किसमें? लघु स्वरों में ले लिए। और उसके बाद में जो 7 बचे उनको दीर्घ स्वरों में ले लिए। प्लुत के लिए तो बचा ही नहीं। तो जितने भी स्वर है उनको अगर अधिक समय तक उच्चारित करते हैं तो वो सारे प्लुत स्वर बन सकते हैं। देखिए उदाहरण में कौन कौन से आ जाएगा? ओम, राम, ऐसे बहुत सारे आ जाएंगे। जैसे माना कि राम लिखा मैंने और इस टाइप का चिन्ह लगा दिया, तो ये भी प्लुत स्वर है। ये भी कैसा स्वर है? प्लुत स्वर है। आगे देखते हैं। देखिए नोट, जिन स्वरों की बनावट समान होती है उन्हें क्या कहते हैं? सहजातीय स्वर कहते हैं या सवर्ण स्वर कहते हैं। तो सहजातीय स्वर या सवर्ण स्वर किसे कहते हैं? जिनकी बनावट समान होती है उसे कहते हैं। तथा जिन स्वरों की बनावट भिन्न भिन्न होती है, जिन स्वरों की बनावट अलग अलग होती है, उसे विजातीय स्वर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विजातीय स्वर। तो सहजातीय स्वर और विजातीय स्वर क्या होते हैं आपके सामने लिखे हुए हैं, नोट कर सकते हैं आप। नोट, ए ओ स्वर को शुद्ध स्वरों में माना जाता है विद्यार्थियों, बल्कि देखो ए और ओ जो स्वर है इनको शुद्ध स्वर माना गया, जबकि आई और औ स्वरों को शुद्ध स्वर नहीं माना जाता, क्योंकि ये अपभ्रंश स्वरों के बाद विकसित किए गए, इसलिए इनको नहीं माना जाता है। आगे देखो, 2 आधार हो गए विद्यार्थियों। एक तो कौन सा हो गया? ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हमने चर्चा कर ली। दूसरा, उच्चारण मात्रा के आधार पर स्वर कौन कौन से होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक। अब तीसरा जो पॉइंट आता है, तीसरा पॉइंट ये है किसके आधार पर? जीव की सक्रियता के आधार पर या जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर। तो जीव की क्रियाशीलता के आधार पर 3 प्रकार के स्वर होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। कौन कौन से होते हैं? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। देखिए माना कि ये जीव का चित्र है विद्यार्थियों, का चित्र है, जीव का चित्र है। ये जीव का अग्र भाग है। कैसा है? अग्र भाग है। और ये जीव का मध्य वाला भाग है, जीव का मध्य वाला भाग है। और ये जीव का पश्च वाला भाग है, पिछला वाला। ठीक है। और ये जो वाला पार्ट है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं पार्श्व। क्या बोलते हैं? पार्श्व। तो अगर हम देखें कि जीव के अग्र भाग से कोई वर्ण का उच्चारण होता है तो उसको अग्र बोलेंगे। अगर मध्य से होता है तो मध्य, और पिछले वाले पार्ट से होता है तो उसको पश्च, और बगल वाले से होता है। पार्श्व का मतलब क्या होता है? बगल होता है विद्यार्थियों। क्या होता है? बगल होता है। देखते हैं इसमें,
तो देखिए जीभ की सक्रियता के आधार पर 3 प्रकार के स्वर होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर होते हैं। अग्र स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण में जीभ का आगे का भाग सक्रिय होता है उसे अग्र स्वर कहते हैं। अभी हमने एक चित्र बनाया था, वापिस ये बना दे रहा हूं। तो जीभ का जिनमें अग्र भाग सक्रिय रहता है उसको क्या कहते हैं? अग्र स्वर कहते हैं। और देखिए मध्य स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण में जीभ का मध्य भाग, कौन सा? मध्य भाग सक्रिय रहता है, यानी कि ये वाला भाग सक्रिय रहता है, उसे मध्य स्वर कहते हैं। और पश्च स्वर कहते हैं, किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग सक्रिय रहता है उसे पश्च स्वर कहते हैं, यानी कि ये भाग जो सक्रिय रहता है उसको सॉरी पश्च स्वर कहते हैं। अब देखिए अग्र स्वर के उदाहरण कौन कौन से आएंगे? 5 आ जाएंगे, ई और ए आई और री। कौन कौन से आ जाएंगे? 5 होते हैं अग्र स्वर। कितने होते हैं? 5। ई ए आई और री। जैसे आप बोलोगे ई ए आई और री, तो इसमें जीभ का जो आगे का भाग है ना वो सक्रिय है। अगर आप बोलेंगे विद्यार्थियों ए, तो ये मध्य स्वर में चला जाएगा। इसी प्रकार आ, ओ, औ और जो आगत स्वर है ये सब किस में चल जाते हैं? पश्च स्वर के अंतर्गत चल जाते हैं। तो इसी आधार पर विद्यार्थियों जीवा की सक्रियता के आधार पर ये कंप्लीट हो जाता है। आगे देखते हैं। आगे देखिए विद्यार्थियों, जीवा की ऊंचाई या जीभ के उठने के आधार पर या मुखाकृति के आधार पर, के आधार पर मुखाकृति के आधार पर। तो मुखाकृति के आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं। एक तो विवर्त स्वर होता है, एक अर्धविवर्त होता है, एक समृद्ध स्वर होता है और अर्ध समृद्ध स्वर होता है। ये 4 प्रकार के होते हैं। इन चारों को देख लेते हैं। सबसे पहले विवर्त स्वर। विवर्त स्वर का दूसरा नाम मिलता है निम्न स्वर। दूसरा अर्धविवर्त जिसका नाम मिलता है निम्न उच्च स्वर भी कहते हैं। और तीसरा समृद्ध स्वर जिसको उच्च स्वर भी कहते हैं। और अर्ध समृद्ध स्वर किसे का दूसरा नाम उच्च निम्न स्वर भी मिलता है। देखिए विवर्त जो शब्द है, विवर्त का मतलब होता है खुलना। क्या होता है? खुलना। तो ऐसे स्वर जिनको बोलते समय अगर हमारा मुख 100% खुल जाता है तो उसको बोलते हैं विद्यार्थी विवर्त स्वर। और अगर हमारा मुख पूरा नहीं खुलकर आधा खुलता है तो उसको अर्धविवर्त कहते हैं। समृद्ध शब्द का अर्थ होता है बंद होना। क्या होता है? बंद होना। अगर ऐसे स्वर जिनको बोलते समय हमारा मुख बंद रहता हो, कैसा रहता हो? बंद रहता हो, उससे हम समृद्ध स्वर कहते हैं। अब आप कहोगे सर हमारा अगर मुख बंद है तो हम स्वरों को कैसे उच्चारित कर पाएंगे? तो थोड़ा बहुत तो खुलता है लेकिन 90% तक लगभग बंद रहता है विद्यार्थी। इसी प्रकार अर्ध समृद्ध स्वर होता है। तो ऐसे स्वर जिनको बोलते समय आधा हमारा मुख बंद रहता है उसको अर्ध समृद्ध स्वर कहते हैं। तो मुख आधा खुले या आधा बंद रहे, बात तो एक ही। इन सबको अभी क्लियर कर लेते हैं। देखिए पहला विवर्त शब्द का मतलब होता है खुलना, यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख पूर्ण रूप से खुल जाता है उसको कहते हैं विवर्त स्वर। तो क्या कहते हैं? विवर्त स्वर कहते हैं, यानी कि 100% खुलता है। और इसका उदाहरण कौन सा है? आ। अब आप उच्चारित करिए आ। क्या है विद्यार्थियों? आ। उच्चारित करो। इसी प्रकार देखो अर्धविवर्त स्वर में कौन सा आएगा? जिन स्वरों का उच्चारण में मुख आधा खुलता हो। कितना? आधा। तो 100% का आधा कितना होता है? 50% ही खुलता हो, तो उनको कहते हैं अर्धविवर्त स्वर। और इसके उदाहरण आ जाते हैं विद्यार्थियों अ, आई, ओ, औ। और एक अंग्रेजी का जो आगत स्वर है, अंग्रेजी से जो हिंदी में आया है, अंग्रेजी के ओ से जो बना है वो भी इसमें आ जाता है। इसी प्रकार समृद्ध जो शब्द है इसका अर्थ होता है बंद होना। क्या होता है? बंद होना होता है। तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख हमारा प्राय बंद सा रहता हो, कैसा रहता हो? बंद सा रहता हो, उसे समृद्ध स्वर कहते हैं। यानी कि 90% तक लगभग हमारा मुख बंद रहता है। और जो इसके उदाहरण मिलेंगे आपको ई, उ और री, इसके उदाहरण मिल जाएंगे। आगे देखते हैं अर्ध समृद्ध स्वर किसे कहते हैं? समृद्ध का मतलब होता है बंद और अर्ध समृद्ध का मतलब क्या हो जाएगा? आधा बंद। तो ऐसे स्वर जिनको बोलते समय हमारा मुख आधा बंद रहता हो उसको क्या कहते हैं? देखो जिन स्वरों का उच्चारण में मुख आधा बंद रहता हो उसे अर्ध समृद्ध स्वर कहते हैं। यानी कि 90% का आधा कितना हो जाता है? 45% हमारा मुख बंद रहता है और 55% तक इसमें खुलता है विद्यार्थियों। कितना खुलता है? 55% तक खुलता है। हमारा मुख इतना खुल जाता है। इसके उदाहरण कौन से मिलेंगे? ए, ओ, इसके उदाहरण मिल जाएंगे। आगे देखते हैं। इसी प्रकार अगला है उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का जो वर्गीकरण किया गया है वो कौन कौन से? एक तो जो हमारी स्वर तंत्री है। देखिए स्वर तंत्री में अगर इनका उच्चारण कंठ से होता है तो इनको कंठे स्वर कहते हैं। अगर तालु से होता है तो तालव्य कहते हैं।
और मूर्धा से होता है तो मूर्धन्य कहते हैं, और होठों से होता है तो ओष्ठ्य कहते हैं। ये 4 प्रकार के दिए गए हैं। तो देखिए, जिनका उच्चारण कंठ से होता है उनको कंठ स्वर कहते हैं, और इसके अंतर्गत अ और आ जाता है। कौन कौन से स्वर आते हैं? अ, आ। इसी प्रकार तालव्य स्वर किसे कहते हैं? तो देखिए, जिनका उच्चारण तालवा से होता हो उनको क्या कहते हैं? तालव्य स्वर कहते हैं, और इसके उदाहरण ई और ए आई आ जाता है। इसी प्रकार जो मूर्धन्य स्वर है, जिनका उच्चारण मूर्धा से होता है उसको मूर्धन्य स्वर कहते हैं, और इसका उदाहरण कौन सा आ जाता है? री स्वर आ जाता है। ओष्ठ्य में कौन से आ जाते हैं? जिनका उच्चारण होठों से होता है उनको ओष्ठ्य स्वर कहते हैं, और इसमें ये 4 आ जाते हैं, उ ओ औ आ जाते हैं। देखिए, स्वर तंत्री का डायग्राम आपने देखा होगा, चित्र आपने देखा होगा। उसमें अगर हम बात करें, कंठ से उच्चारित होता है उसको कंठे, तालु से होता है तालवे, मूर्धा से होता है मूर्धन्य, और होठों से होता है ओष्ठ्य। यानी कि इसमें हमें दांतों की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो अगर वर्धावस्था में हम कौन से वर्णों का या कौन से स्वरों का उच्चारण कर सकते हैं, तो सभी स्वरों का उच्चारण कर सकते हैं। यानी कि वर्धावस्था में अ आ ई उ री ए आई ओ औ कर सकते हैं। इनको उच्चारित करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। या दुर्घटनावश यदि दांत नहीं रहते हैं या कोई बीमारी की वजह से दांत नहीं रहते हैं, तो भी हम स्वरों का उच्चारण तो कर ही सकते हैं, अ आ का उच्चारण तो कर ही सकते हैं। आगे देखिए, इसी प्रकार स्वरों का जो संयुक्त उच्चारण भी होता है विद्यार्थी, ये जो तो 4-5 तो मैंने बता ही दिए, इनके अलावा कुछ संयुक्त उच्चारण उच्चारण होता है, जिसमें पहला होता है जैसे कंठ तालव्य होता है, कंठोष्ठ स्वर होते हैं। तो देखिए, कंठ तालव्य स्वर किसको कहते हैं? जिनका उच्चारण कंठ और तालु इन दोनों से मिलकर होता है उसे कंठ तालव्य कहते हैं। और इसके उदाहरण होते हैं ए आई। अब ए आई तो कहां पर आया था? इससे पहले विद्यार्थियों तालव्य में आपने इनको पढ़ा है। कहां पर पढ़ा है? तालव्य में पढ़ा है। तो ए आई तालव्य भी होते हैं और कंठ तालव्य भी होते हैं। अगर दोनों आ जाए तो प्रथम वरीयता किसको दे देना? कंठ तालव्य को दे देना। इसी प्रकार देखिए, कंठोष्ठ स्वर होते हैं। कंठोष्ठ स्वर किसको कहते हैं? जिनका उच्चारण कंठ और ओष्ठ दोनों से मिलकर होता हो उसको कहते हैं कंठोष्ठ स्वर। यानी कि ऐसे स्वर जिनका उच्चारण कंठ और ओष्ठ दोनों से मिलकर होता है उसको कंठोष्ठ स्वर कहते हैं। और इसके उदाहरण कौन कौन से मिल जाते हैं आपको? ओ औ। कौन कौन से मिलेंगे? ओ औ मिल जाते हैं। अब ओ औ तो अभी इससे थोड़ी देर पहले आपने किस में पढ़ा है? देखिए, इससे पहले मैं बता देता हूं आपको। ये देखिए, आपने यहां लिखा है इसको, ये देखो ओ औ कहां लिखा है? ओष्ठ्य। तो ओ औ कंठोष्ठ्य भी होता है और ओष्ठ्य भी होता है। यदि दोनों विकल्प में आ जाए तो कंठोष्ठ्य को प्रथम वरीयता देंगे। तो देंगे विद्यार्थियों, कंठोष्ठ्य को प्रथम वरीयता दे देंगे हम। इसी प्रकार मुख की मांसपेशियों के आधार पर भी कुछ पढ़ते हैं हम। मुख की मांसपेशियों के आधार, इनकी दृढ़ता के आधार पर कौन कौन से होते हैं? शिथिल स्वर होते हैं, कठोर या दृढ़ स्वर होते हैं, या मध्यम स्वर होते हैं। ये 3 टाइप के होते हैं। इनको भी पढ़ ही लेते हैं, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख की मांसपेशियों में कम तनाव होता है उसे शिथिल स्वर कहते हैं, और इसके 3 उदाहरण मिलते हैं, अ ई और उ। इसी प्रकार कठोर दृढ़ कौन से होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख की मांसपेशियों में अधिक तनाव होता है, उन दृढ़ता होती है, उनको कहते हैं कठोर स्वर कहते हैं। ई उ ए सॉरी ई उ आई औ, ये 4 होते हैं आपके सामने लिखे हुए हैं। इसी प्रकार जो मध्यम स्वर है इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? उच्चारण काल में जो मांसपेशियों में हल्की दृढ़ता होती है उसको मध्यम स्वर कहते हैं, और इसमें आ जाते हैं ए और ओ। दोनों याद रख लेना। आगे देखिए, अयोग वहा वर्ण। तो हालांकि मैं कल वाली क्लास में इसके बारे में चर्चा कर चुका हूं। अयोग वहा वर्ण किसे कहते हैं? तो ऐसे वर्ण जिनको ना तो स्वरों के अंतर्गत शामिल किया गया है, ना ही व्यंजनों के अंतर्गत शामिल किया गया है, फिर भी हिंदी भाषा में प्रयुक्त हो रहे हैं, उनको अयोग वहा वर्ण कहते हैं। और अयोग वहा वर्णों की संख्या 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। और 2 कौन कौन से होते हैं? अंग और अह। ये लिखे हुए आपके सामने, अंग और अह। यहाँ क्या लिखा हुआ है? ये न तो स्वर है और न ही व्यंजन, तथा इनका उच्चारण अ के बिना संभव नहीं है। और क्या लिखा हुआ? नोट, सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं। देखिए, ये मैं बात बता चुका हूं, जितने भी स्वर होते हैं वो अल्पप्राण होते हैं। और अगर नाद के आधार पर देखें तो घोष होते हैं। घोष का ही दूसरा नाम क्या मिलता है? सघोष मिलता है। और यदि दोनों ही विकल्प में आ जाए, अल्पप्राण होते हैं या घोष सघोष होते हैं, तो ऐसी स्थिति में इस घोष सघोष को प्रथम वरीयता देनी होती है। आगे देखिए, देखो मैं इसको क्वेश्चन फॉर्मेट में ले ही लेता हूं। आपसे पूछा जाए स्वर क्या होते हैं?
अगर स्वर के बारे में पूछा जाए तो विद्यार्थियों जो स्वर होते हैं वो अल्पप्राण होते हैं। कैसे होते हैं? अल्पप्राण होते हैं, अल्पप्राण। और अगर स्वर के बारे में दूसरा पूछा जाए तो नाद के आधार पर क्या होते हैं? सगोष होते हैं। क्या होते हैं? सगोष होते हैं। अल्पप्राण भी होते हैं, सगोष भी होते हैं, इसका दूसरा नाम एक और मिल जाएगा। चार विकल्प इस प्रकार मिले आपको। स्वर क्या होते हैं? महाप्राण, अल्पप्राण, सगोष या फिर अघोष। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? तो हमें पता है कि दोनों विकल्प में आ जाए, अल्पप्राण और सगोष, तो दोनों तो होते हैं, लेकिन एक विकल्प का चयन करना हमें। तो ऐसी स्थिति में एक विकल्प का चयन क्या करेंगे हम? सगोष या घोष, इस वाले को विकल्प को हम चयन करेंगे विद्यार्थियों। वहां पर हम अल्पप्राण को नहीं करेंगे। आगे देखिए, अगर प्रकृति या स्वभाव या उच्चारण के अनुसार स्वरों के भेद किए जाते हैं तो दो प्रकार के होते हैं। एक तो अनुनासिक होता है और एक अनुनासिक होता है। या अनुनासिक का दूसरा नाम मिलता है सानुनासिक, और इसी का ही दूसरा नाम मिल जाता है निर्नुनासिक। देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में वायु मुख और नाक दोनों से बाहर निकले तो उसे अनुनासिक या सानुनासिक कहते हैं। जैसे आ के ऊपर देखिए चंद्र बिंदु जैसा लगा हुआ है, अनुनासिक इसको कहते हैं। इसी प्रकार अनुनासिक या निर्नुनासिक किसे कहते हैं? तो जिन स्वरों के उच्चारण में वायु केवल मुख से ही बाहर निकलती हो उसे अनुनासिक कहते हैं या निर्नुनासिक कहते हैं विद्यार्थियों। और जैसे उदाहरण जैसे इस प्रकार से हमने लिखा है यहाँ पर। आगे देखिए, ये विद्यार्थियों बात कर ली हमने किसकी? स्वरों की। तो देखिए हमारा वर्ण विचार जो टॉपिक चल रहा है, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो स्वर के बारे में हम संपूर्ण जानकारी ले चुके हैं। अब हम जो चर्चा करेंगे वो व्यंजन के बारे में चर्चा करेंगे, व्यंजन के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, व्यंजन शब्द का अगर टुकड़ा करें तो वी प्लस अंजन होता है। क्या होता है? वी प्लस अंजन। और ये भी यण स्वर संधि का एक उदाहरण है। अब व्यंजन कहते किसे? तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमें स्वरों की आवश्यकता पड़ती हो उसे व्यंजन कहते हैं। ये ऐसे वर्ण जिनको स्वतंत्र रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता हो उसे व्यंजन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। व्यंजन दो प्रकार से लिखे जा सकते हैं, एक तो खड़ी पाई के साथ लिखे जा सकते हैं और एक बिना खड़ी पाई के साथ लिखे जाते हैं। खड़ी पाई के साथ देखो ये खड़ी पाई लगी हुई, ये लगी हुई चय में जैसे हम लिखते हैं तो इस प्रकार से खड़ी पाई लगाते हैं, कै लिखते हैं तो इस प्रकार से लगाते हैं। और इनमें देखिए कहीं पर भी खड़ी पाई का प्रयोग नहीं हुआ है, तो आप इनको देख लीजिए एक बार। अब देखिए, मुख्य रूप से व्यंजनों को तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है विद्यार्थियों? तीन भागों में बांटा गया है। एक तो होते हैं स्पर्श व्यंजन। कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं। और एक होते हैं अंतस्थ व्यंजन और एक होते हैं उष्म व्यंजन। कौन कौन से होते हैं? स्पर्श, अंतस्थ और उष्म व्यंजन होते हैं। तो उसमें से हम पहला जान लेते हैं कि स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या जो होती है वो 25 होती है। कितनी होती है? 25 होती है। देखिए मैं थोड़ा सा इसका एक डायग्राम बना के पहले आपको समझा देता हूं। अगर व्यंजनों की बात करें तो व्यंजनों की संख्या देवनागरी लिपि में 33 मानी गई है। 33 मानी गई है। और अगर वर्ग की बात करें तो वर्ग किससे कहते हैं? तो विद्यार्थियों जो एक वर्ग होता है ना, एक वर्ग में 5 वर्ण आते हैं। कितने वर्ण आते हैं? 5 वर्ण आते हैं। तो 5 वर्ण मिलकर एक वर्ग बनता है। जानते हैं इसको? जैसे अगर हम बात करें क वर्ग की, एक तो क वर्ग है और एक है विद्यार्थियों च वर्ग। कौन सा वर्ग? च वर्ग है। और एक है ट वर्ग। कौन सा वर्ग? ट वर्ग। और एक होता है त वर्ग और एक होता है प वर्ग। 5 वर्ग हो गए विद्यार्थियों, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग हो गया विद्यार्थी। कौन सा वर्ग हो गया? प वर्ग हो गया। अब देखिए इनके अंतर्गत कौन कौन से आ जाते हैं? क वर्ग में जो आते हैं, एक तो क आता है, एक ख आता है, एक ग आता है, एक घ आता है और एक अंग आता है। शुद्ध व्यंजन वही होता है जिसके नीचे हलंत लगा हुआ रहता है। बाय चांस किसी के नीचे हलंत नहीं लगा हुआ है गलती से, तो आप ये मान के चलना कि हलंत लगा हुआ है। तो शुद्ध व्यंजन है वो कैसा है? हलंत वाला होता है। इसी प्रकार जो च वर्ग है, च वर्ग में कौन कौन से आते हैं? च, थ, ज, ध और ये आता है। इसी प्रकार ट वर्ग में कौन कौन से आता है? ट, थ, द, ध और न आता है। कौन कौन सा आता है? ट, ठ, ड, ढ, न आता है।
और इसी प्रकार देखिए ये जो तय वर्ग है, कौन सा तय वर्ग, तो तय वर्ग में कौन कौन से आता है, एक तो तय आता है, एक थ आता है, एक द आता है, एक ध आता है और एक न आता है। इसी प्रकार देखिए प वर्ग में कौन कौन से आते हैं, प, फ, ब, भ और म, ये सब आ जाते हैं, इसमें ध्यान रखना। इसी इनके अलावा देखिए य र ल व होता है, क्या होता है, य र ल व होता है, और इनको हम कहते हैं अंतस्थ वर्ण कहते हैं। को क्या कहते हैं, अंतस्थ वर्ण कहते हैं, इनको वर्गों में शामिल नहीं किया। इसी प्रकार उस व्यंजन भी होते हैं, उस व्यंजन में आते हैं श, श, स और है, ये सबके नीचे हलंत लगा हुआ है, तो ये उस व्यंजन के अंतर्गत आ जाते हैं। तो देखिए इन सभी वर्गों का पहला वर्ण कौन सा है, यहां तक ये क च ट त प, ये सभी वर्गों का पहला वर्ण होता है। सभी वर्गों का दूसरा वर्ण कौन सा होता है, ये वाले फ छ ठ त फ, और सभी वर्गों का जो तीसरा वर्ण है वो कौन सा है, ग ज ड द ब, और सभी वर्गों का चौथा जो वर्ण होता है वो कौन सा होता है, घ झ ढ ध भ, और सभी वर्गों का जो पांचवा वर्ण है वो कौन सा है, अंग य ण न म होता है, क्या होता है, अंग य ण न होता है। इसी प्रकार जो यहां से लेकर यहां तक ये है, इनको विद्यार्थियों स्पर्श व्यंजन कहते हैं, और इनकी संख्या कितनी है, 25 है। कितनी है, 25 है। अंतस्थ वर्ण कौन कौन से होते हैं, य र ल व होता है, और इनकी संख्या होती है 4। कितनी होती है, 4 होती है। उस व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है, स ह, तीनों तो स आ गया और ह आ गया, और अर्थात इनकी संख्या भी कितनी होगी, 4। ये सामान्यतः व्यंजनों के बारे में बताया गया है, और इसी के ऊपर आगे हम चर्चा करने वाले हैं। देखते हैं ये लिखा हुआ स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी बताइए, 25 बताइए। देखिए वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण कंठ, तालु, मुर्दा, दांत और होठ स्थलों से होता हो उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन का दूसरा नाम वर्गीय व्यंजन भी मिलता है विद्यार्थियों, क्या नाम मिलता है, वर्गीय व्यंजन मिलता है, स्पष्ट व्यंजन कहते हैं इसको। और इसके उदाहरण में कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे क वर्ग के आ जाएंगे 1 2 3 4 और 5 वर्ण आ जाएंगे, यानी कि क वाली लाइन पूरी आ जाएगी। इसी प्रकार च वर्ग पूरा आ जाएगा, च छ ज झ ये आ जाएगा, और ट वर्ग पूरा आ जाएगा, ट ठ ड ढ ण, और इसी प्रकार त वर्ग पूरा आ जाएगा। त वर्ग में कौन कौन से आते हैं, त थ द ध न। इसी प्रकार प वर्ग पूरा आ जाएगा, प फ ब भ म। आगे देखते हैं, दूसरा मैंने बताया था अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है विद्यार्थियों, कितनी होती है, 4 होती है। और 4 में कौन कौन से आ जाते हैं, य र ल और व, ये चारों आ जाते हैं। देखिए किसे कहते हैं, वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण न तो स्वरों की तरह होता हो और ना ही व्यंजनों की तरह होता हो, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। नोट, इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत, होठ को परस्पर सटाने से होता है, परंतु कहीं भी पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं होता है। और ये 4 कौन कौन से, ये। अब इस 4 में से विद्यार्थियों जो ये और वह, यानी कि ये वह जो व्यंजन है वास्तव में तो, लेकिन इनको अर्ध स्वर भी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, कौन से व्यंजनों को अर्ध स्वर कहा जाता है, तो ये 2 व्यंजनों का नाम याद रखना, ये और वह व्यंजन होते हुए भी इनको अर्ध स्वर कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई भर्तियों की परीक्षा, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें यहां से प्रश्न बन चुका है, तो थोड़ा ध्यान रखना आप। आगे देखिए और कौन से होते हैं, उस व्यंजन होते हैं, और उस व्यंजनों की संख्या 4 होती है, स और है, ये 4 होते हैं। कहते किसे हैं, वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय घर्षण के कारण गर्म वायु, कैसी वायु, गर्म वायु बाहर निकलती हो, उसे उस व्यंजन कहते हैं। और 4 ये कौन, ये इसको उदाहरण है, स है। आगे देखते हैं, इसी प्रकार जब व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण किया जाता है तो अलग अलग आधार पर किया जाता है। एक आधार तो विद्यार्थियों हम इनको उच्चारण स्थान के आधार पढ़ते हैं, और दूसरा जो आधार है इनको पढ़ने का वो पर्यटन के आधार पर इनका अध्ययन किया जाता है। उच्चारण स्थान के आधार पर ये 5 प्रकार के होते हैं, जैसे कंठे स्वर, तालव्य स्वर, मूर्धन्य स्वर, दंत स्वर और ओष्ठ्य स्वर। सॉरी, ये स्वर नहीं है, व्यंजन होते हैं। तो कंठे होते हैं, तालव्य, मूर्धा से जो होता है मूर्धन्य, दंत से होता है दंते, होठों से होता है उनको ओष्ठ्य, ये सब व्यंजन है। इसी प्रकार जब पर्यटन के आधार पढ़ते हैं तो इसको 2 उप आधार और कर देते हैं, एक तो आभ्यंतर पर्यटन के आधार पढ़ते हैं और एक बाह्य पर्यटन के आधार पे पढ़ते हैं।
तो आभ्यंतर पर्यटन के आधार पर कौन कौन से होते हैं? स्पर्शी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी, नासिक के, उच्छिप्त। उच्छिप्त का दूसरा नाम मिलता है, जैसे द्विगुणित नाम मिल जाता है, या फिर इसको ताड़न जात कहते हैं, या द्विस्पृष्ट भी कह देते हैं। संघर्षहीन होता है, पार्श्विक होता है, और संघर्षी व्यंजन होता है। इन सब के बारे में अध्ययन करते हैं इसमें। और इसी प्रकार जो पर्यटन के आधार पर होते हैं, उसमें एक पढ़ते हैं हम श्वास वायु के आधार पर। किसके आधार पर? श्वास वायु के आधार पर पढ़ते हैं। और एक पढ़ते हैं नाद के आधार पर। तो देखिए, श्वास वायु के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। और नाद के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दो। एक तो होता है अघोष और दूसरा होता है घोष। कौन सा होता है? घोष। और घोष का ही दूसरा नाम मिल जाता है सघोष। क्या नाम मिल जाता है? सघोष। इसको आगे हम चर्चा करेंगे बड़ा डिटेल से, यहाँ तो केवल बेसिक जानकारी दे रखी है इसके बारे में, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो एक एक आधार को हम देख लेते हैं। देखिए, उच्चारण स्थान के आधार पर अगर बात करें तो उच्चारण स्थान के आधार पर एक होता है कंठे व्यंजन। कौन सा? कंठे व्यंजन। तो लिखा हुआ है, कंठ से उच्चारण होने वाले व्यंजनों को क्या कहते हैं? कंठे व्यंजन कहते हैं। और कंठे व्यंजनों के उदाहरण में कौन सा आ जाएगा विद्यार्थियों? क वर्ग पूरा आ जाएगा। सा वर्ग, क वर्ग पूरा आ जाएगा। क वर्ग से तात्पर्य है क ख ग घ उंग। और एक आ जाएगा इसमें ह। क्या आ जाएगा? ह आ जाएगा। और एक आ जाएगा विसर्ग। क्या आ जाएगा? विसर्ग आ जाएगा। तो है, विसर्ग और क वर्ग पूरा किसमें आता है? कंठे व्यंजन के अंतर्गत आता है। और कंठे व्यंजन कहते किसे हैं? ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण कंठ से होता है उनको कंठे व्यंजन कहते हैं। इसी प्रकार दूसरा होता है तालव्य व्यंजन। तो ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण तालु से होता है उनको तालव्य व्यंजन कहते हैं। और इसके उदाहरण कौन से आएंगे? च वर्ग पूरा, य और स। तो इसमें आप ऐसे याद कर सकते हैं, च वर्ग। और च वर्ग में कौन कौन से आते हैं? च, छ, ज, झ और यहाँ आ जाता है। ठीक है। और इसके अलावा जो अंतस्थ में है ये वो ले लेते हैं, और जो उष्म का जो स है उसको ले लेते हैं। इसी प्रकार मूर्धन्य व्यंजन होता है, या इसको पूर्व तालव्य व्यंजन भी कहते हैं। मूर्धन्य का दूसरा नाम क्या मिल सकता है आपको? पूर्व तालव्य व्यंजन भी मिल सकता है। तो ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण मूर्धा से होता हो उसे क्या कहते हैं? मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। और इसमें ट वर्ग पूरा आ जाता है। कौन सा वर्ग? ट वर्ग पूरा आ जाता है। और ट वर्ग का मतलब है ट, ठ, ड, ढ और ण। इसी प्रकार जो अंतस्थ का देखें तो र ले लेते हैं यहां से, और उष्म का देखें तो स ले लेते हैं। इस प्रकार ये सब मूर्धन्य के अंतर्गत आते हैं। आगे देखिए, दंत व्यंजन भी होते हैं, यानी कि ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण दांतों से होता हो उसको दंत व्यंजन कहते हैं। और जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता हो, बात एक ही हो। इसमें तय वर्ग आ जाता है विद्यार्थियों। क्या आ जाता है? पूरा तय वर्ग। ये तय वर्ग ही यहां से यहां तक कौन सा वर्ग है? तय वर्ग। तय वर्ग से तात्पर्य क्या है? तय वाली लाइन पूरी, यानी कि त, थ, द, ध और न इसके अंतर्गत आता है। इसके अलावा ल आता है और स आता है। अंतस्थ में से हमने क्या ले लिया? ल। और उस व्यंजनों में से क्या ले लिया? स ले लिया। इसी प्रकार एक होता है ओष्ठ्य व्यंजन। कौन सा व्यंजन होता है? ओष्ठ्य व्यंजन होता है। और ओष्ठ्य किसी को कहेंगे? का उच्चारण होठों से होता है, उसे ओष्ठ्य कहते हैं विद्यार्थी। उसे क्या कहते हैं? उसे ओष्ठ्य कहते हैं। इसके उदाहरण आ जाते हैं, प वर्ग पूरा आ जाता है। क्या आ जाता है? प वर्ग पूरा आ जाता है, जैसे प, फ, ब, भ, म। और एक आ जाता है व। क्या आ जाता है? व आ जाता है। आगे देखिए, प्रत्येक वर्ग के पांचवें वर्ण का उच्चारण मुख और नाक से होता है, इसलिए इसको नासिक के वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नासिक के वर्ण कहते हैं। हालांकि हम इसकी तो चर्चा करेंगे, क्योंकि सभी वर्गों का जो पंचम वर्ण है अंग, ये, न, म, इसको हम क्या कहते हैं? नासिक के कहते हैं। आगे चर्चा कर लेंगे। इसके अलावा दंतोष्ठ व्यंजन भी होते हैं। मतलब ये जो हमने 4-5 बताए हैं, इनके अलावा भी कुछ उच्चारण स्थान वाले होते हैं, जैसे दंतोष्ठ होता है। तो दंतोष्ठ व्यंजन किसको कहेंगे? ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण दांत और ओष्ठ दोनों से होता है उनको बोलते हैं दंतोष्ठ व्यंजन। और इसके उदाहरण कौन से आ जाते हैं? व, फ। कौन कौन से आ जाते हैं? व, फ। तो व, फ तो सर आपने अभी हमें इधर बताया था कि व और फ। देखो, व तो ये रहा और फ ये रहा। इसको आपने किस में पढ़ा? ओष्ठ में पढ़ा। और अब आप बता रहे हो हमें किस में? दंतोष्ठ में बता रहे हो। तो विद्यार्थियों, व, फ ओष्ठ में भी जाएगा और दंतोष्ठ में भी जाएगा। यदि परीक्षा में ओष्ठ और दंतोष्ठ दोनों ही एक साथ विकल्प में मिल जाए तो प्रथम वरीयता किसको दे देना? आप तो बिना कहे दंतोष्ठ को दे देना। इसी प्रकार काकल्य ध्वनियां होती है, या स्वर यंत्र मुखी भी कहते हैं इनको, उरस से कहते हैं, स्थानीय कहते हैं। और
ये इनका उच्चारण काकल से होता है, यहाँ गले में होता है विद्यार्थियों, जहाँ कंठ होता है इसी के पास में जो ये वाला पार्ट है इसको काकल कहते हैं। तो काकल से जिनका उच्चारण होता है उनको काकल्य कहते हैं। और इसके उदाहरण मिलेंगे आपको, एक तो है और एक विसर्ग। तो ये तो हमने कंठे में पढ़ लिए, तो है और विसर्ग कंठे में भी जाता है और काकल्य में भी जाता है। यदि दोनों एक साथ विकल्प में आ जाए तो काकल्य को प्रथम वरीयता दे देंगे। ठीक है, ये लिखा हुआ विद्यार्थी, वैसे इसका उच्चारण कंठ के नीचे काकल से होता है। कहां से होता है? काकल से होता है। आगे देखिए, इसी प्रकार वर्तस्य ध्वनि होती है। वर्तस्य यानी ऊपर के दांतों तथा मसूड़ों के संधि स्थल से थोड़ा ऊपर की तरफ देखें तो वर्त भाग होता है, और वहां से जिनका उच्चारण होता है उनको वर्तस्य कहते हैं। इसके जो उदाहरण मिलेंगे आपको, कौन कौन से मिलेंगे? सजनल, स, ज, न और ल। अब बताओ, स तो किसमें चला गया? ताल उसमें दंते वाले में चला गया। न भी किस में चला गया? दंते में। ल भी किस में चला गया? दंते में। तो ये जितने भी उदाहरण हैं ये दंते में भी जा रहे हैं और वर्षे में भी जा रहे हैं। दोनों आ जाए तो प्रथम वरीयता किसको देंगे? वर्षे को देंगे। इसी प्रकार जय किसमें जा रहा है? तालव्य में जा रहा है। जा रहा है, तालव्य में भी जा रहा है। तो तालव्य भी होता है और वर्षे भी होता है, और दोनों मिल जाए तो प्रथम वरीयता किसको देंगे? वर्षे को देंगे। कुछ विद्वान विद्यार्थियों जो वर्ष से ध्वनियां मानते हैं उसमें मानते हैं सरल को। किसको? स को मानते हैं, र को मानते हैं और ल को मानते हैं। देखिए, सबसे बड़ी समस्या यही तो है हिंदी में, जो ये वैयाकरण है, व्याकरण के जो विद्वान हैं इनको एक शब्द में वैयाकरण कहते हैं। इनमें बहुत ज्यादा मतभेद है विद्यार्थी। इन्होंने मतलब इनके बारे में इनकी बुराई नहीं कर सकता, लेकिन बहुत ज्यादा मतलब बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर दिया। अब एक बार बता देते कि ठीक है भाई, स, ज, न, ल ये 4 वर्ष हैं। अब इन्होंने जबरदस्ती ये कह दिया, कुछ विद्वान कहते हैं सरल ये होते हैं। अब बताओ हम क्या करें? तो हम ये जो वैयाकरण जो तैयार करते हैं उन्हीं को ही तो आपके सामने एक सरलीकरण करके प्रस्तुत करते हैं। तो कोई बात नहीं, जैसे 4 विकल्प आते हैं उसी के अनुसार हम आगे देखिए। प्रयत्न के आधार पर जब हम व्यंजनों को पढ़ते हैं तो प्रयत्न के आधार पर वर्णों का उच्चारण करते समय मुख्य द्वारा किया जाने वाला यत्न ही प्रयत्न कहलाता है। क्या कहलाता है? यत्न ही प्रयत्न कहलाता है। वर्णों के उच्चारण की रीति को प्रयत्न कहते हैं, और ध्वनियों के उच्चारण स्वरतंत्री, काकल, मुख विवर, तालु, मसूड़ा, दांत, ओठ इत्यादि का जो प्रयास करना पड़ता है उसे व्याकरण की भाषा में प्रयत्न कहा गया है। क्या कहा गया है? प्रयत्न कहा गया है। और प्रयत्न के आधार पर जब हम इनको विभाजित करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आभ्यंतर प्रयत्न वाला निकलता है और एक बाह्य प्रयत्न। प्रयत्न का मतलब एक प्रकार से प्रयास करना। तो ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय शुरुआत में प्रयास करना पड़ता हो उसको आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं, और ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय अंतिम समय में प्रयास करना पड़ता हो, लास्ट में प्रयास करना पड़ता हो, उसको बाह्य प्रयत्न कहते हैं। आगे देखते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न को देखते हैं सबसे पहले। इसकी परिभाषा क्या दी हुई है? वर्णों के उच्चारण के समय शुरुआत में जो प्रयास किया जाता है, प्रयत्न किया जाता है, उसे आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। और इसके आधार पर कौन कौन से होते हैं वो तो अभी हमने चार्ट में चर्चा की थी। तो इसमें पहला पढ़ते हैं हम स्पर्शी व्यंजन, यानी कि इनके उच्चारण में एक अंग दूसरे को स्पर्श करता है, उसे स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। देखिए विद्यार्थी, ये भी मुझे समझाना पड़ेगा एक बार आपको। चलो पहले मैं इसको समझा देता हूँ, बाद में समझा। इसमें आ जाते हैं क वर्ग, त वर्ग, त वर्ग और प वर्ग आ जाते हैं। यानी कि क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग के शुरू के 4 वर्ण आते हैं। इसमें 4 वर्ण आ जाते हैं। इसी प्रकार दूसरा होता है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। तो इसमें च वर्ग के शुरू के 4 वर्ण आते हैं। क्या आते हैं? च वर्ग के शुरू के 4 वर्ण। और च वर्ग के शुरू के 4 वर्ण कौन कौन से होते हैं? च, छ, ज और झ होते हैं। इसी प्रकार एक होता है नासिक के व्यंजन। नासिक के व्यंजन किसको कहते हैं? जिनका उच्चारण मुख और नाक दोनों से मिलकर होता है, उसको नासिक के व्यंजन कहते हैं। और इसमें सभी वर्गों का पंचम वर्ण आ जाता है। जैसे कौन कौन से आ जाता है? अंग, ये, न, नम आ जाता है। और एक होता है विद्यार्थियों उच्छिप्त व्यंजन। क्या होता है? उच्छिप्त व्यंजन होता है। उच्छिप्त व्यंजन किसको कहते हैं? देखिए, उच्छिप्त का दूसरे और भी नाम मिलेंगे, अभी आगे बात करते हैं। उच्छिप्त कहो, द्विस्पृष्ट कहो, द्विगुणित कहो या द्विगुण कहो, बात एक ही है। या इसको ताड़न जात भी कहते हैं विद्यार्थियों, या नहीं लिखा कहीं पे? तो देखिए, जीव जब उठकर झटके के साथ नीचे आती है तो उसे उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। उच्छिप्त का अर्थ होता है फेंकना। देखो आप ज्यादा टेंशन ना ले इसकी, मतलब ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय हमारी जीभ उलटकर वायु को बाहर की ओर फेंकती हो उसको उच्छिप्त वर्ण कहते हैं। इसके चक्कर में मत पड़ो आप, ये ज्यादा है। और इसमें कौन कौन से हैं? ड और ढ है विद्यार्थी। क्या है? ड और ढ। आगे देखते हैं लुंठित व्यंजन।
जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु जीभ के ऊपर से लुढ़कती हुई बाहर निकल जाती है उसे क्या कहते हैं? लुंठित व्यंजन कहते हैं। तथा इसका उच्चारण करते समय जीभ में कंपन होता है, इसलिए इसको प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं। और इसका जो उदाहरण मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? र मिलेगा विद्यार्थियों, र। जैसे आप बोलिए र र, तो जीभ में कंपन हो रहा है ना, बिल्कुल। इसी प्रकार एक होता है संघर्षहीन। वे व्यंजन जिनको, देखिए संघर्षहीन व्यंजन किस, ऐसे व्यंजन जिनको बोलते समय घर्षण नहीं होता हो, टकराव नहीं होता हो किसी प्रकार का, तो उसको कहते हैं संघर्षहीन। या संघर्ष नहीं होता हो तो संघर्षहीन व्यंजन कहते हैं। और इसके उदाहरण में मिलेंगे आपको ये वह, और ये वह को अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, अर्ध स्वर भी कहते हैं। कपिल द्विवेदी ने क्या नाम दिया इनको? अर्ध स्वर नाम दे दिया। इसी प्रकार एक पार्श्विक व्यंजन होता है, पार्श्व का मतलब होता है बगल। तो जब ऐसे व्यंजन जिनको बोलते समय जो जीभ के दोनों बगल से वायु बाहर निकलती है उसको कहते हैं पार्श्विक व्यंजन। क्या कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। और इसका उदाहरण मिलेगा आपको, ल मिलेगा विद्यार्थी। क्या मिलेगा? ल मिलेगा। इसी प्रकार एक होता है संघर्षी व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण में दो अंग एक दूसरे को इतने निकट आ जाते हैं कि बीच से निकलने वाली हवा में संघर्ष करना पड़ता है, उसमें रगड़ होती है, यानी कि रगड़ करती हुई निकलती है। यानी वे व्यंजन जिनके उच्चारण में हवा को बाहर निकलने के लिए संघर्ष करना पड़ता है उसे संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इसके उदाहरण 4 मिलते हैं आपको, स है। इनके अतिरिक्त फारसी में जो प्रयुक्त होने वाले ध्वनियां हैं वो हिंदी में आजकल प्रयुक्त होती है, क ख ग ज और फ। इनके नीचे देखिए नुक्ता चिन्ह लगा हुआ है, ये वाली भी प्रयुक्त होती हैं। आगे देखो, देखो बाह्यम पर्यटन के आधार पे पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूं विद्यार्थियों। जब आपने पढ़ा अभी इसको आभ्यंतर पर्यटन के आधार पर, क्या आधार पर? आभ्यंतर पर्यटन के आधार पर, कुछ विद्यार्थियों के मुझे उम्मीद है कि समझ में नहीं आया होगा, तो इसको वापस समझा दे। देखिए एक तो होते हैं स्पर्श व्यंजन। कैसे स्पर्श व्यंजन होते हैं? एक होता है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। क्या होता है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन होता है आभ्यंतर पर्यटन के आधार पे। एक होता है संघर्षी व्यंजन। क्या होता है? संघर्षी व्यंजन होता है। एक होता है नासिक के व्यंजन। ऐसा होता है, नासिक के व्यंजन होता है। एक होता है विद्यार्थियों लुंठित व्यंजन। कौन सा होता है? लुंठित व्यंजन होता है। लुंठित को प्रकंपित कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। एक पार्श्विक व्यंजन होता है। ऐसा व्यंजन होता है, पार्श्विक व्यंजन होता है। पार्श्विक व्यंजन होता है विद्यार्थी, कौन सा होता है? पार्श्विक व्यंजन होता है। और एक होता है विद्यार्थी कौन सा? देखो स्पर्श हो गया, स्पर्श संघर्षी हो गया, संघर्षी हो गया, संघर्षहीन क्या होता है? संघर्षहीन होता है। ये सब अभी हमने पढ़े इनके बारे में, सबके बारे में, तो इनको एक एक को देखना है। सारा डिटेल से भी आपको बताया गया था। आगे देखते हैं। बाह्य पर्यटन के आधार पर देखें तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय अंतिम समय में प्रयास किया जाता है उसे बाह्य पर्यटन कहते हैं। और बाह्य पर्यटन को भी पढ़ते हैं तो दो आधार पर पढ़ते हैं। दो कौन कौन से हैं? एक तो श्वास वायु के आधार पर पढ़ते हैं और एक नाद के आधार पर पढ़ते हैं। इसके आधार पढ़ते हैं, नाद के आधार पर पढ़ते हैं। देखिए श्वास वायु या प्राण तत्व के आधार पर जब हम पढ़ते हैं तो उच्चारण में लगने वाली श्वास वायु के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं अल्पप्राण और एक होते हैं महाप्राण। ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय थोड़ी मात्रा में वायु बाहर निकलती हो उसको तो कहते हैं अल्पप्राण। और ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय अधिक मात्रा में वायु बाहर निकलती है उसको कहते हैं महाप्राण। देखिए इसमें आ जाता है प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन आ जाते हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व आ जाता है। और सभी स्वर आ जाते हैं, 11 के 11 स्वर इसमें आ जाते हैं, यानी कि अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ आ जाते हैं। इसी प्रकार महाप्राण में देखें तो महाप्राण किसको कहते हैं? जिनको उच्चारण करते समय अधिक मात्रा में वायु बाहर निकलती है उसको महाप्राण कहते हैं। और इसमें प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण आ जाता है। इसके अलावा 4 उष्ण व्यंजन आ जाते हैं। उष्ण व्यंजन कौन कौन से होते हैं? स, स, है, ये चारों आ जाते हैं। इसी प्रकार देखिए जब नाद के आधार पर हम पढ़ेंगे तो नाद का मतलब होता है आवाज, कंपन या गूंज, इसके आधार पर पढ़ते हैं। तो जब गूंज होती है हमारी स्वर तंत्री में तो उनको तो हम सघोष कहते हैं, और गूंज नहीं होती तो उनको अघोष कहते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं, अघोष और एक सघोष। सघोष का दूसरा नाम मिलता है घोष। देखिए वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण में स्वर तंत्री में आवाज उत्पन्न नहीं होती हो, कंपन नहीं होता हो, तो उसे तो अघोष कहते हैं। इसके उदाहरण कौन से आते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आ जाता है। और सभी उष्ण व्यंजन नहीं आकर 3 उष्ण व्यंजन आते हैं, तीनों स वाले, स है।
है तो किस में चला जाएगा, इसमें चला जाएगा विद्यार्थी, यहाँ लिखा होगा है, इधर आ गया। अब सघोष किसको कहते हैं, वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण में स्वर तंत्री में कंपन होता हो, आवाज होती हो, तो उनको सघोष कहते हैं। और इसके उदाहरण मिलते हैं, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण मिलता है। और इसके अलावा जो अंतस्थ व्यंजन है वो मिल जाते हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, य, र, ल, व होते हैं। और इसके अलावा है जो हमने छोड़ा था वो इसमें आ जाता है। सभी स्वर आ जाते हैं, 11 के 11 स्वर इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। आगे देखते हैं। इसके अलावा इनके अतिरिक्त हिंदी में 4 संयुक्त वर्ण भी होते हैं। आपसे पूछा जाए हिंदी में संयुक्त वर्ण कितने होते हैं विद्यार्थियों, तो 4 होते हैं, अक्षय, त्रय, जय और श्रय, ये होते हैं। अक्षय का निर्माण होता है अलंत वाला क और स से मिलकर षटकोण वाला स पूरा है। या फिर अगर षटकोण वाले स के नीचे भी आप अलंत लगा देते हो तो फिर इस टाइप से लिखा जाएगा, तो ऐसे इसके टुकड़े कर सकते हो आप। इसी प्रकार तय, त्रय कैसे बना, हलंत वाला तय और र से मिलकर बना। ये वाला रूप नहीं मिले तो ये वाला रूप मिल सकता है आपको। ये जय है विद्यार्थियों, अलंत वाला जय और य से मिलकर बना है। इस तरह अलंत वाला स और र से मिलकर बना है। आगे देखिए, इन 4 संयुक्त वर्णों के अलावा भी कुछ अन्य संयुक्त वर्ण होते हैं, लेकिन आपसे पूछा जाए संयुक्त वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो आपको कितनी बतानी है, 4 ही बतानी है। लेकिन जब पढ़ते हैं तो और भी पढ़ते हैं विद्यार्थी, जैसे ध होता है, द्वय होता है, दद होता है, दद होता है। तो ये जैसे विद्यालय में लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं, विद्यालय लिखते हैं। विद्यालय जैसे हम लिखते हैं इस टाइप का विद्यालय, तो इसमें जो ध आया है इसका निर्माण कैसे हुआ है, इसका निर्माण हलंत वाला द और ये से मिलकर हुआ है। इसी प्रकार जैसे विद्वान शब्द लिखते हैं, क्या लिखते हैं, विद्वान शब्द हम लिखते हैं, तो इसमें द्वय शब्द का प्रयोग होता है। तो द्वय शब्द यहां बना अलंत वाला द और वै से मिलकर। इसी प्रकार हम शब्द लिखते हैं पद्धति, क्या लिखते हैं, पद्धति शब्द लिखते हैं। तो पद्धति में यह द तो अलंत वाला है और ध पूरा है, ठीक है। इसी प्रकार जैसे उद्देश्य लिखते हैं हम, उद्देश्य, तो उद्देश्य में ये जो दे आ रहा है इसमें दोनों दवात वाले हैं, लेकिन एक तो हलंत वाला है और एक स्वर सहित वाला है, एक पूरा है एक आधा है। आगे देखते हैं। इन सब के अलावा विद्यार्थियों द्वित्व व्यंजन के बारे में जानना होता है, एक व्यंजन गुच्छ के बारे में जानना होता है। द्वित्व व्यंजन का ही दूसरा नाम मिलता है युग्मक ध्वनि। क्या नाम मिलता है, युग्मक ध्वनि। देखिए, जब स्वर रहित व्यंजन के बाद में स्वर सहित व्यंजन अगर कोई आ जाए और अगर वो एक ही जाति के होते हैं तो उसको द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ च च एक ही जाति के हैं, पहले स्वर रहित आ रहा है फिर स्वर सहित आ रहा है। इसी प्रकार देखिए, अगर स्वर रहित व्यंजन के बाद में स्वर सहित व्यंजन आता है, लेकिन जब वो अलग अलग जाति के होते हैं तो उसको व्यंजन गुच्छ कहते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर पुष्प, तो पुष्प शब्द में विद्यार्थियों अगर आप देखते हैं तो आधा स और प दोनों की जाति अलग अलग है, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम देखें तो इसमें कौन कौन से उदाहरण आते हैं, जैसे बच्चा, दिल्ली, बिल्ली, कच्चा, पक्का, चक्की, मक्का, टिक्का, मुक्का, पक्की। इनमें सब में देखो पहले स्वर रहित आ रहा है फिर स्वर सहित आ रहा है। और अड्डा, लड्डू, मिट्टी, पट्टी, सिक्का, तुक्का, सच्चा, सम्मान, कच्चा, हल्ला, ये सब विद्यार्थी द्वित्व व्यंजन के उदाहरण है। इसी प्रकार देखो इधर देखेंगे तो पुष्प, मनुष्य, मक्खी, राज्य, शिष्य, हफ्ता, पृथ्वी, कला, सख्त, प्यारा, प्यार, प्यारी, न्याय, त्याग, ऐसे बहुत सारे शब्द आपको मिल जाएंगे। ये सारे किस में जा रहे हैं, व्यंजन गुच्छ में जा रहे हैं। और विद्यार्थियों, उन तमाम विद्यार्थियों को भी मैं कहना चाहता हूं जो पहले मेरे से ऑफलाइन पढ़ चुके हैं, उन सभी विद्यार्थियों को अगर यहाँ एक्स्ट्रा कुछ मिल रहा है तो आप भी अपने नोट्स निकालिए और उन नोट्सों में लिखना शुरू कर दीजिए। क्योंकि ऑफलाइन में कई बार हम ज्यादा उदाहरण नहीं दे पाते हैं, ऑनलाइन में अच्छी तरीके से उदाहरण दे देते हैं सारे, क्योंकि पीपीटी बिल्कुल तैयार होती है। ऑफलाइन में तो ज्यादा लिखाते हैं तो ज्यादा समय लग जाता है, कई बार नहीं लिखा पाते समय के अभाव में। तो आप अपने नोट्सों को भी अपडेट कर लीजिए। और कोई छोटा मोटा कोई चेंज हुआ है या हाल ही की किसी प्रतियोगी परीक्षा में कोई सवाल बना है तो उसके भी उदाहरण हमने यहाँ पे लिए हैं, तो आप उन सबको भी देखते रहिए विद्यार्थियों, अपने नोट्सों को अपडेट कर लेना, पुराने वाले विद्यार्थी भी। देखिए, वर्णों की संख्या से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है इनके बारे में। अगर आपसे पूछा जाए कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है हिंदी में, तो क्या जवाब देना है, 11 है। कितनी होती है, 11 है। और कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो 33 बताना है, कैसे लेकर है तक, यानी कि 25 तो स्पर्श व्यंजन हो गए और 4 संयुक्त वर्ण हो गए और 4 हो गए विद्यार्थियों उस व्यंजन, तो कितने हो जाते हैं, 33 हो जाते हैं। इसी प्रकार संयुक्त वर्णों की संख्या पूछी जाए हिंदी में तो कितनी होती है, 4 बतानी है आपको। और 4 कौन कौन से, यही अक्षय, त्रय, जय और श्रय। उच्छिष्ट वर्णों की संख्या पूछी जाए तो उच्छिष्ट वर्णों की संख्या होती 2, कितनी होती,
तो उच्छिष्ट शब्द नहीं मिलके आपको ताड़न जात भी मिल सकता है। इसी को क्या कहते हैं विद्यार्थियों? ताड़न जात कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले बताया था। इसको ही द्विगुणित कहते हैं, इसी को ही द्विगुण कहते हैं, इसको ही द्विस्पृष्ट भी कहते हैं। तो उसका थोड़ा ध्यान रखें। दो होते हैं ढ और ढ, और ढ और ढ का कभी भी विद्यार्थियों किसी भी शब्द में शुरुआत में प्रयोग नहीं होता। इनका प्रयोग या तो मध्य में होता है या किसी शब्द के अंत में होता है। थोड़ा ध्यान रखना। अयोग वहा वर्णों की संख्या कितनी होती है? दो होती है, अंग और अह। अभी हमने इसके बारे में चर्चा कर ली। देखिए नोट, देवनागरी हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 52 बताई गई है। तो देवनागरी जो हिंदी भाषा की जो लिपि है देवनागरी, उसमें कितने वर्ण बताए गए? 52 वर्ण बताए गए। ये थोड़ा ध्यान रखना। इसके अलावा 5 आगत व्यंजन ध्वनियां भी है जो अरबी फारसी भाषा से ली गई है। और कौन कौन सी हैं? क, ख, ग, ज, फ। ठीक है विद्यार्थियों, इनको हम अलजिह्वा वर्ण भी कहते हैं। तो आपसे पूछा जाए अलजिह्वा वर्णों की संख्या कितनी है? 5। कौन कौन से हैं? क, ख, ग, ज और फ। विद्यार्थियों मेरा एक सवाल है आपसे कि इनसे शुरू होने वाले आप सभी के 5-5 शब्द लिख दीजिए। जैसे जरा जो शब्द है, जरा, जरा का मतलब होता है थोड़ा। ठीक है, फारसी खुद शब्द में आता है। तो ऐसे 5-5 शब्द लिख दो आप सबके, कमेंट्स करके बताना। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या के संबंध में विद्वान विद्यार्थियों एक मत नहीं है। हमारे विद्वान एक मत कौन से दिन हुए? तो अभी हो जाएंगे। तो ये बात भी मैंने आपको लिखवा दी, क्योंकि कुछ विद्वान व्यंजन ध्वनियों की संख्या कितनी बता देते हैं? 41 बता देते हैं। अब 41 उन्होंने कैसे मानी? देखो विद्यार्थी, 41 कर दी। जैसे हिंदी की देवनागरी लिपि में व्यंजनों की संख्या कितनी बताई? 33 बताई। लेकिन देखो कुछ वैयाकरणों में मतभेद है और उन्होंने कितनी कर दी? 41 कर दी। देखिए कैसे, स्पर्श व्यंजन कर दिए 25, तो उसमें व्यंजन कर दिए 4, अंतस्थ कर दिए 4, तो 33 तो ये हो गए। और 4 कर दिए उन्होंने संयुक्त को भी शामिल कर लिया, और 2 अयोग वाहक को शामिल कर लिया, और 2 उच्छिष्ट को शामिल कर लिया। अब क्या करें, इन्होंने 41 बता दिए, 41 बता दिया। सरकारी स्तर पर प्रचलित जो देवनागरी लिपि है उसमें ड, ढ और श्र ध्वनियों को नहीं माना गया। तो इन्होंने कुल ध्वनियों की संख्या 49 बताई है, क्योंकि देवनागरी लिपि में कितने होते हैं? 52। अब 52 में से अगर ये 3 को घटा दिया गया विद्यार्थियों, तो कितने बचे? 49 बचे। तो इनको नहीं मानते वो, इसको लेकर और मतभेद है। आगे देखिए, हिंदी शब्दकोश में शब्दों का क्रम ढूंढने वाली बात है विद्यार्थियों। यहां से भी कई बार प्रश्न बनता है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। तो शब्दों के प्रथम वर्ण का क्रम निम्नानुसार होता है। अगर स्वर और व्यंजन की बात करें तो पहले स्वर आते हैं। अगर हिंदी का जो शब्दकोश होता है उसमें अगर शब्दों को ढूंढने की बात आए तो स्वरों से शुरू होने वाले शब्द पहले आते हैं, व्यंजनों से शुरू होने वाले पहले आते हैं। अब स्वरों में देखो कौन से आते हैं। स्वरों में पहले एस स्वर से शुरू होने वाले, फिर आ, फिर ई उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये जो क्रम लिखाया था उसी के अनुसार होता है। लेकिन अगर समान स्वर आ जाते हैं, तो समान स्वर आ जाते तो पहले अनुस्वार वाले स्वर आएंगे, फिर अनुनासिक वाले आएंगे, फिर विसर्ग वाले आएंगे, और फिर जिसके पीछे कुछ भी नहीं लगा वो वाले आ जाएंगे। ध्यान रखना। इसी प्रकार व्यंजनों की बात करें तो व्यंजनों के क्रम में अगर हिंदी शब्दकोश में देखें तो ये वाला क्रम चलता है। पहले क आता है, फिर अक्षय आता है, क्योंकि इसका निर्माण होता है अलंत वाला क और षटकोण वाला स से मिलकर होता है। फिर उसके बाद में ख, ग, घ और अंग आ जाता है। फिर च, छ, ज और जे, फिर इसका निर्माण होता है, ये आ जाता है विद्यार्थी। क्योंकि इसका निर्माण जो हुआ है वो अलंत वाला ज और यह से मिलकर हुआ है, इसलिए यहाँ पर आया है ट, ठ, ड, ढ, ण। और फिर इसके बाद में इनका आ जाता है, क्योंकि इनको विकसित वर्ण माना गया है। फिर तय और फिर तरय आ जाता है, क्योंकि तरय का निर्माण हुआ है अलंत वाला तय और र से मिलकर हुआ है। फिर प, फ, ब, भ, म आ जाता है। फिर हमने जो लिखाया आपको उसमें तो लिखाया य, र, ल और व, इस टाइप से लिखाया है। लेकिन यहां पर क्या दिया हुआ है? पहले ये आएगा, फिर वह आएगा, फिर र आएगा और फिर ल आएगा। और देखिए फिर स आएगा, तालव्य से, फिर स्र आ जाएगा, क्योंकि इस स्र का जो निर्माण हुआ है वो कैसे हुआ है? इसका निर्माण विद्यार्थियों हलंत वाला स और र से मिलकर हुआ है। कैसे हुआ है? हलंत वाला स और र से मिलकर हुआ है। फिर इसको मूर्धन्य स कहते हैं, मूर्धन्य स आ जाता है, फिर तालव्य स आ जाता है और फिर ह आ जाता है क्रम के अनुसार। लेकिन अगर हम समान व्यंजनों की बात करें कि व्यंजनों में समान की स्थिति में हो तो पहले जिन व्यंजनों के साथ अनुस्वार लगा हुआ वो पहले आएगा। फिर बात करें अनुनासिक लगा हुआ वो आ जाएगा, फिर विसर्ग वाला आ जाएगा, फिर स्वर सहित वाला व्यंजन आ जाएगा, फिर स्वर रहित वाला व्यंजन आ जाएगा। नोट, हिंदी अरबी भाषा का शब्द है। हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है विद्यार्थियों? ये कहीं नोट जो मुझे मिल जाते हैं बीच बीच में बता देता हूं आपको।
अगर देखें विद्यार्थियों, इसमें कौन से में तो अलंत वाला र है और कौन से में र पूरा है। ये वर्ण विन्यास में काम आता है। जैसे अगर हम इस क्रम शब्द को तोड़ें तो इसमें विद्यार्थियों क तो आधा है और र पूरा है, में क आधा है और र पूरा है। मतलब जैसे जो हमें आधा दिख रहा है ना वो तो पूरा है, और जो पूरा दिख रहा है वो आधा है। मतलब इस संसार का भी यही नियम है विद्यार्थियों, जो जैसा दिखता है वो वैसा होता नहीं है। शब्दों में भी वही सिस्टम है यहाँ पर। तो इस क्रम में तो क आधा है र पूरा है, और यहाँ पर क पूरा है और र आधा है। इसको जब तोड़ते हैं इस वाले को तो ये तो ऐसे टूटता है क्रम, और ऊपर वाले को जब तोड़ते हैं तो ये क और र ऐसा होता है। ठीक है, जब इसका वर्ण विन्यास करते हैं तो इस टाइप से होता है, क्या करते हैं तो ऐसे होता है। नोट डाल के कुछ लिखा हुआ है, ड और ढ जो विकसित ध्वनियां हैं, विकसित व्यंजन है, इन ये दोनों वर्ण ड और ढ से विकास हुआ है इनका। और ड ढ का प्रयोग शुरू में नहीं होता है, जैसे इनका प्रयोग हमेशा मध्य में अंत में होता है। जैसे सड़क, मेंढक, ढोलक, ढोलक में स्टार्टिंग में नहीं हो सकता विद्यार्थी। ये नहीं कि इसके नीचे देखो ढोलक कभी भी ऐसा नहीं लिखना है, कभी भी इसके नीचे अगर आप ये नुक्ता चिन्ह लगा देते हैं तो ये गलत है, ढोलक में नहीं आता है। मरु, चढ़ना, लड़का, कड़क, इनमें समय देखो बीच में आ रहा है विद्यार्थी। ये सारे इसके उदाहरण हैं। इसी प्रकार देखो कर्ण क्या होता है, कर्ण क्या होता है, कर्ण के बारे में जानते हैं। उन इंद्रियों को कहा जाता है जो लगातार क्रियाशील होकर ध्वनियों का उच्चारण में सहायता पहुंचाती है। जैसे होठ, जीभ, कोमल तालु, स्वर तंत्र। स्थान व कर्ण में केवल स्थिरता का अंतर होता है विद्यार्थियों, तो केवल जो मदद करने का काम कर रहा है उसको कर्ण कहते हैं, ध्यान रखिए। इसी प्रकार संगम किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, संगम किसे कहते हैं। उच्चारण करने की स्थिति में एक ध्वनि के बाद दूसरी ध्वनि क्रमशः आती रहती है, और ध्वनियों के मध्य आवश्यकता अनुसार अल्पकालिक विराम की अवस्था आती रहती है, कोई संगम कहा जाता है। कोई क्या कहा जाता है, संगम कहा जाता है। उच्चारण के समय जब स्वरों का अधिक बल पड़ता है तो उसे बलाघात या स्वराघात कहा जाता है। तो स्वराघात के बारे में बता रखा है, ये 3 प्रकार के होते हैं, वर्ण बलाघात, शब्द बलाघात और वाक्य बलाघात। अगर वर्ण पर बल लगता है या तो उसको वर्ण बलाघात, और अगर शब्दों पे लगता है तो शब्द बलाघात कहते हैं, और इसी प्रकार वाक्य पे लगता है तो वाक्य बलाघात कहते हैं। आगे देखिए अनुतान क्या होता है। अनुतान देखिए किसी भाव को व्यक्त करने में ध्वनियों के कंपन में उतार चढ़ाव को ही अनुतान कहा जाता है। इसे सुर लहर भी कहते हैं। ये क्या कहते हैं, देखो अनुतान कहो या सुर लहर कहो, बात एक। ठीक है, देखिए सुरों के आरोह और अवरोह, ऊपर नीचे का क्रम को सुर लहर की संज्ञा दी गई है। इसका समानार्थी शब्द है। संगीत शास्त्र में इसका महत्व होता है विद्यार्थियों। अनुतान या सुर लहर का महत्व कहाँ होता है, संगीत शास्त्र में होता है। देखिए सुर लहर के 2 भेद होते हैं, एक तो शब्द सुर लहर और एक होता है वाक्य सुर लहर। शब्द सुर लहर की बात करें, जैसे एक शब्द बोला अच्छा, तो अच्छा शब्द को सुन के आप देखिए स्वीकृति समझ सकते हैं, विरोध समझ सकते हैं और प्रतिशोध समझ सकते हैं। इसी प्रकार एक होता है वाक्य सुर लहर, जैसे एक क्रिया है कौन करेगा या करेगा कौन, तो इसको देखे विद्यार्थियों, कौन करेगा का अर्थ यहाँ कोई करेगा किंतु करेगा कौन का अर्थ है कोई नहीं करेगा, अर्थात निषेध अर्थ का बोध होता है। इसी प्रकार दूसरा विशेषण के रूप में इसका प्रयोग हो रहा है, अच्छे आदमी हैं या फिर आदमी अच्छे हैं, तो देखो इसका अर्थ चेंज हो रहा है। अच्छे आदमी हैं का अर्थ है सामान्यतः भले हैं, और आदमी अच्छे हैं इसका अर्थ है बहुत सुंदर आदमी है। इसमें विधेयता ललित हो रही विद्यार्थियों। तो इसका ये सारे हालांकि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सभी एग्जाम में नहीं पूछे जाते, लेकिन मैं तो पढ़ा दे रहा हूँ क्योंकि जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को साथ में लेके चल रहा हूँ विद्यार्थी। तो विद्यार्थियों ये हमारा यूट्यूब चैनल है वेदांत क्लासेज अजमेर। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। और विद्यार्थियों एक और महत्वपूर्ण सूचना ये है कि जो अपना वेदांत क्लासेज अजमेर के नाम से मोबाइल एप्लीकेशन है जिस पर सभी प्रकार के कोर्सेज आ चुके हैं, जिन विद्यार्थियों ने इसको अभी तक डाउनलोड नहीं किया है गूगल प्ले पर जाकर वो डाउनलोड कर लें और अपने साथियों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे सभी अपने साथियों को बहुत ही कम कीमत में कुछ फ्री कंटेंट है वो मिल सके। आपने विद्यार्थियों हमारा ये वीडियो इतने समय तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी के कंटेंट आपके कैसे लगे, अगर अच्छे लगे हैं तो कमेंट्स करके प्लीज जरूर बताना। थैंक यू मित्र।